नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। सीएचओ स्पेशल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कॉन्सेप्ट वाली और जबरदस्त क्लास है यहाँ पे टीएनसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे प्रसारित की जा रही है। लगातार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम एक जबरदस्त और अनोखे ही तरीके से डील कर रहे हैं और इसमें से अब तक हमने खूब सारी 10 से 12 क्लास अब तक हमने डील कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार की सारी चीजों को डील किया हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज की जो कम्युनिकेबल डिजीज में है, प्रीवियसली हमने खूब सारी कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनको कंप्लीट किया है। और वो डिजीज कौन सी कंप्लीट किया हमने? मेजर डिजीज में मिजल्स मम्स को कंप्लीट किया है, हमने रूबेला को कंप्लीट किया, हमने चिकन पॉक्स को, स्मॉल पॉक्स को, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को हमने कंप्लीट किया है। वैक्सीनेशन को, बेसिक्स ऑफ इम्यूनाइजेशन को, लेवल ऑफ प्रिवेंशन को, बहुत सारे टॉपिक अब तक हम डील कर चुके हैं। और आने वाले जबरदस्त और शानदार टॉपिक आने वाली क्लासों के अंदर और डील किए जाएंगे। और फिलहाल आज की क्लास की बात करते हैं और आज की क्लास जो है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर होने वाली है। और वो टॉपिक कौन सा है बच्चों? आज की जो क्लास है वो बेसिक रहने वाली है रेबीज और टिटेनस के ऊपर। आपको पता है रेबीज और टिटेनस से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और पूछा इसलिए जाता है क्योंकि रेबीज और टिटेनस जो डिजीज जो है वो अपने आप में एक बड़ी डिजीज है, कम्युनिटी के अंदर वाइडली स्प्रेड होती है और सवाल बहुत तगड़े तरीके से पूछे जाते हैं। मोस्टली ये जो दोनों डिजीज है इनमें से सीएचओ के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, दो ही टाइप के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। और वो कौन से टाइप के सवाल पूछे जाते हैं? एक पूछा जाता है इनके गाइडलाइन ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कि रेबीज और टिटेनस की जो वैक्सीनेशन करते हैं उसकी क्या गाइडलाइन है, कितनी डोज हम लगाते हैं और किस टाइम पे लगाते हैं। क्या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई गाइडलाइन जारी कर रखी है या हम WHO को फॉलो करते हैं? रेबीज और टिटेनस के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? वैक्सीनेशन से सवाल आता है कि वुंड अगर क्लीन है, कंटामिनेटेड है, 10 साल पहले वैक्सीन दी है, 5 साल पहले दी है, 3 साल पहले दी है, डॉग बाइट हो चुका है, नहीं हुआ, इस टाइप के बहुत सारे सवाल जो है इसमें आपको देखे जाते हैं। टिटेनस और रेबीज से इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कॉम्प्लिकेशन से सवाल पूछे जाते हैं। टिटेनस से आखिरकार कभी कभी साइन और सिम्टम से भी सवाल पूछे जाते हैं। आप हालांकि हम तो यहाँ पे कम्युनिटी को पूरा डील कर रहे हैं तो पूरा ही टॉपिक पूरे जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, पर टॉपिक पे हमें ध्यान कहाँ देना? हमें अगर कम्युनिटी हम पढ़ रहे हैं फिलहाल तो हमें कॉम्प्लिकेशन और वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है इन चीजों का उनके ऊपर स्पेशली ध्यान देना है। उसको हम भी एक जबरदस्त और अच्छे तरीके से ही डील करने वाले हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले बच्चों। आज की क्लास का पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेबीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेबीज। क्लास 7th 8th 9th और 10th में स्कूल गोइंग बच्चे जो है उनको भी रेबीज का पता है कि पहले हम पढ़ते थे सब्जेक्ट होता था एक स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड कुछ, जब हम 6th 7th में थे उस टाइम पे होता था कि रेबीज है वो कम्युनिटी में वो स्प्रेड होता है, तो एक रेबीज का नाम आखिरकार सुन रखा था। पर आज हम देखेंगे कि आखिरकार ये रेबीज जो है वो होता क्या है। तो देखिए गाइस बच्चों, इसमें क्या देखने मिलेगा? रेबीज जो है एक वायरल डिजीज होगी। वायरल डिजीज है यानी कि वायरस की वजह से रेबीज देखने को मिलेगा और मोस्टली ये अफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है रेबीज में। रेबीज में देखिए, रेबीज पढ़ेंगे तो रेबीज में हम क्या देखेंगे बच्चों? रेबीज जो है अब तक की सारे डिजीज में मोस्ट फेटल है। मोस्ट फेटल डिजीज कौन सी है? रेबीज है। और इसकी फेटेलिटी रेट जो वो 100% फेटेलिटी रेट है, यानी कि मोर्टालिटी रेट भी अगर मैं बोलूं तो 100% मोर्टालिटी रेट होती है। तो क्या मुझे बताइए कि अब आपके पास में अगर मैं एक सवाल पूछूं कि एक पेशेंट है जो जा रहा है कोविड-19 की वैक्सीन लेने के लिए, या एक बच्चा है जो लेने जा रहा है ओपीवी की वैक्सीन लेने, ओरल पोलियो वैक्सीन लेने जा रहा है, और जाते जाते पता चला रास्ते में, या फिर बीसीजी की वैक्सीन लेना, कोई भी वैक्सीन लेने जा रहा है और जाते जाते रास्ते में पता चला कि वो पीएचसी या सब सेंटर पे पहुंचने ही वाला था, उससे जस्ट पहले उसको एक डॉग ने बाइट कर लिया और उसको डॉग बाइट हो गया। तो अब मुझे आप बताइए कि क्या आप बीसीजी वैक्सीन पहले देने वाले हैं या रेबीज वैक्सीन पहले देने वाले हैं? लगाइए जरा अपना दिमाग, सोचिए जरा। तो जाहिर सी बात है कि बीसीजी जो है वो आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से बचाएगी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी का कोई योगदान नहीं होता है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो बीसीजी का
बीसीजी के ऊपर हम यहाँ पे जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे, रेबीज को देंगे। क्यों देंगे कि रेबीज जो है इसकी फैटेलिटी रेट जो है वो 100% है, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता। देखिए किसी डिजीज का कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसी ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसी वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों होता है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये इस चीज के लिए होता है कि वो हमें कुछ एडवर्स इवेंट है वो अराइज कर देगा, जिसकी वजह से वैक्सीन से ज्यादा हमें नुकसान हो जाएगा। ये दूसरी कैटेगरी में या दूसरी टाइप की डिजीज है वहां पे लागू होता है। क्या रेबीज में ये चीज लागू होनी चाहिए? तो रेबीज में ये चीज लागू होती नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे इफेक्ट भी अगर आ गए तो क्या फर्क पड़ता है, 100% तो फेटालिटी रेट है, मरना तो पेशेंट को वैसे ही है। तो आखिरकार आप वैक्सीन तो कम से कम दे ही दीजिए। तो वैक्सीन, रेबीज जैसी डिजीज जो है इनकी वैक्सीन में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन अमूमन होता नहीं है, और अगर होता है तो हम उन चीजों को आगे जरूर देखेंगे। बात कर रहे थे हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल की, किसकी बात कर रहे थे बच्चों, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल की। और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। एजेंट है, अपने पास में एक होस्ट है, और हमारे पास में एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्या कुत्ते के काटे जाने का भी कोई इन्वायरमेंट होता है? क्या डॉग है वो आके आपको पूछेगा कि क्या ये समर वेकेशन है तो मैं आपको काट लेता हूँ, और क्या आपके पास में अगर ये रेनी सीजन है तो मैं आपको काट देता हूँ? क्या डॉग आपको आके पूछेगा नहीं। पर अक्रेंस जिस टाइम पीरियड में, जिस सीजन में ज्यादा होता है, वो ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो एजेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? एजेंट की। तो रेबीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एजेंट जो होगा इसका जो होगा वो वायरस होगा, और वायरस में कौन सा बच्चों, लीसा वायरस टाइप 1 इसका एजेंट है। वायरल एजेंट जो है वो क्या है बच्चों, लीसा वायरस टाइप 1 इसका वायरल एजेंट है, जो किससे बिलोंग करता है, फैमिली, किसकी फैमिली से बिलोंग करता है बच्चों, रैबिडोविरिडाई फैमिली से, रैबिडोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो है वो कौन सा है आपका, एक आरएनए वायरस है। क्या चीज है बच्चों, आरएनए वायरस है। और ये आरएनए वायरस जो है इसकी शेप क्या होती है, तो बुलेट शेप ये होता है। यहां से सवाल आपको पूछा जा सकता है कि आपको एक छोटा क्वेश्चन दे दें एमसीक्यू, और बता देंगे ये 4 डिजीज है, और इनमें से जिस भी डिजीज के पॉजिटिव एजेंट का शेप जो है वो बुलेट शेप है, उसको आप चिन्हित कर दीजिए या उसका आंसर हमें बता दीजिए। तो रेबीज का जो वायरस होता है उसकी जो शेप होती है वो बुलेट शेप उसकी होती है। एजेंट की ये बात थी। एजेंट के अंदर देखिए बच्चों सोर्स क्या होगा, सोर्स क्या होता है इसमें, सोर्स क्या होता है इसमें, सोर्स जो होता है इसमें कोई सब क्लिनिकल केस नहीं होता है। इसके अंदर जो होगा सोर्स जो होगा वो पेशेंट होगा, पेशेंट से फैल सकता है, प्लस डॉग, या फिर क्या बोलूंगा बच्चों वाइल्ड एनिमल में इसको बोल सकता हूं। सोर्स जो होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पे, वाइल्ड एनिमल आपको किसका देखने मिलेगा, इसको सोर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम इसके अंदर आज की जो टॉपिक है रेबीज के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो रेबीज में जो हम चीज पढ़ेंगे वो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। रेबीज में जो हम पढ़ने वाले बच्चों को वो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम रेबीज के अंदर क्या देखेंगे, रेबीज में हम जो सबसे पहले देखेंगे टॉपिक जो रहने वाले आज की क्लास के हमारे टॉपिक जो रहेंगे बच्चों, रेबीज के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। रेबीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि रेबीज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट वायरस एंड फिक्स्ड वायरस। उसके बाद हम रूट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। उसके बाद में कैटेगरीज ऑफ एक्सपोजर टू सस्पेक्ट और कंफर्म्ड रेबीज एनिमल बाइट, कि किस किस कैटेगरी के यहाँ पे बाइट आपको देखने मिलेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल बाइट देखेंगे कि मैनेजमेंट उसका हम कैसे करने वाले हैं। और उसके बाद में हम क्या देखेंगे बच्चों, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में 2-3 चीजें और देखने वाले हैं। और वो चीजें क्या क्या देखेंगे, उसके बाद में 6 नंबर पे हम रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेबीज की जो है वो वैक्सीनेशन कैसे करेंगे। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल कंसीडरेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या स्पेशल कंसीडरेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलती है। एंटी रेबीज वैक्सीन को पढ़ेंगे।
और रेबीज इन डॉग्स, इन सारी चीजों को डील करेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि रेबीज क्या होता है, नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ये, और वायरस जो होता है वो लीसा वायरस टाइप 1 के थ्रू ये आपको देखने को मिलता है। अब हम जो देखेंगे बच्चों वो क्या देखेंगे, देखिए वायरस जो है, ये वायरस जो है वो 2 टाइप का होता है बच्चों। कितने टाइप का होता है? रेबीज वायरस जो होता है वो 2 टाइप का आपको देखने मिलेगा। रेबीज वायरस 2 टाइप को देखने मिलेगा, और वो 2 टाइप कौन से होते हैं? या तो जो वायरस है वो कौन सा हो सकता है बच्चों आपका, वो वायरस, देखिए रेबीज में जो 2 वायरस जो आपको देखने मिलेंगे वो कौन सा, या तो वो वायरस हो सकता है आपका कौन सा बच्चों, 2 टाइप के वायरस, या हो सकता है स्ट्रीट वायरस, या एक होता है बच्चों जिसको फिक्स्ड वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वायरस बोलते हैं। 2 टाइप के वायरस होते हैं। अब इन दोनों वायरस में अंतर क्या है और इन दोनों चीजों का यूज होता क्या है? स्ट्रीट वायरस जो है ये रेबीज कोज करता है, आपका रेबीज कोज करता है, फेटल होता है, और ये जो है इसके अंदर जो है आपकी नेग्री बॉडीज प्रेजेंट होती है। क्या? नेग्री बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो फेटल होता है पूरा डिजीज कोज करने वाली जो ये जो है वो डिजीज कोज जो करेगा वो स्ट्रीट वायरस ही करेगा। जबकि फिक्स्ड वायरस जो है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बच्चों वो 3 वीक टू 12 वीक के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। जबकि फिक्स्ड वायरस जो होगा ये किसी के काम में लिया जाता है, ये यूज किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन बनाने के लिए वायरस जो है वो काम में लिया जाता है। नॉन फेटल है, फेटल नहीं है ये। इसके अलावा रेबीज में नेग्री बॉडी जो होगी, नेग्री बॉडी जो है वो भी आपके यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 2 टाइप के वायरस होते हैं, एक जो है वो डिजीज कोजिंग वायरस है, और दूसरा जो वायरस है वो किस चीज के, वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए किया जाता है। जो क्या करता है, रेबीज को कभी भी डेवलप नहीं करेगा, वो सिर्फ वैक्सीन को डेवलप करने के काम में हमें लिया जाता है। तो हमने वायरस की जो बात की वो 2 टाइप के वायरस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे देखने मिलेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो ट्रांसमिशन देखिए, सबसे पहली बात तो अगर सवाल है कि क्या इसका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, तो रेबीज का जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। क्या? रेबीज का पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल भी कम है। मिल सकता है पर प्रोबेबिलिटी कम होता है। 100% किसमें होगा? टिटेनस के अंदर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। रेबीज में भी मोस्टली नहीं देखने को मिल सकता है, पर ये जो है वो एक्सेप्शन नहीं है कि इसमें होता ही नहीं है, हो सकता है, पर आपको 100% इसमें देखने को नहीं मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात करेंगे। सबसे पहले हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन बच्चों, एनिमल बाइट करता है, एनिमल बाइट से रेबीज हो सकता है। और एनिमल बाइट में कौन सा? एनिमल बाइट में डॉग है, कैट है, गोट है, काऊ है, बफेलो है। ये इस टाइप के जो वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल जो है इनके बाइट से आपको रेबीज देखने को मिल सकता है। किससे देखने को नहीं मिलता? तो रोडेंट्स जो है, रोडेंट्स हैं उनसे आपको ये देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है बच्चों? लिक्स हो सकता है, लिक्स ऑन ए नॉन इंटैक्ट स्किन, या फिर जिसकी इंटीग्रिटी ब्रेक्ड है उसकी स्किन के ऊपर अगर लिक्स हमें देखने को मिलता है, उसकी वजह से आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल सकता है। एरोसोल से देख सकते हैं आप, एरोसोल जो होगा, एरोसोल है, एरोसोल ऑन बैट। ये बैट कौन सा है बच्चों? चमगादड़ वाला बैट है। अगर एरोसोल आपको देखने को मिलते हैं, और वो एरोसोल जो है वो किस तरीके के एरोसोल आपको देखने को मिलेंगे बच्चों? अगर इन्फेक्टेड एरोसोल से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई चीज कैरी करती है इन्फेक्टेड एरोसोल को, तो वो आपके अंदर रेबीज को क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है। और ये जो कंडीशन है कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमनली रेबीज जो होता है वो किससे होता है बच्चों? वो बैट से, यानी एरोसोल ऑन बैट, एरोसोल ऑन बैट। चमगादड़ के ऊपर एरोसोल जो है इन्फेक्टेड एरोसोल है, उनकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है? रेबीज जो है वहां पे देखने को आपको मिल सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो था वो इस तरीके का था। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में हम क्या देखेंगे बच्चों? कैटेगरीज देखेंगे कि आखिर देखिए अगर रेबीज आपको देखने को मिलेगा तो किस तरीके से देखने को मिलता है, क्या क्या कैटेगरीज आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। वुंड जो बनेगा,
जाहिर सी बात है कि रेबीज जो होगा वो एनिमल की बाइट से होगा, और एनिमल जो बाइट करेगा वो कितने टाइप से बाइट कर सकता है, क्या कैटेगरीज है। तो कैटेगरी ऑफ वुंड इन रेबीज, तो रेबीज के अंदर कितने टाइप की कैटेगरी हो सकती है। तो रेबीज में देखिए बच्चों, रेबीज में 3 टाइप की कैटेगरीज देखने मिलती है। रेबीज में कैटेगरी जो होगी वुंड की वो 3 टाइप की होगी, 3 टाइप की कैटेगरी। कैटेगरी 1 का जो वुंड होगा, कैटेगरी 1 का जो वुंड होगा, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, कैटेगरी वुंड में स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, नो ब्रेक इन स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है, स्किन की इंटीग्रिटी उसमें ब्रेक नहीं होता, यानी कि मेरी स्किन जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, इसमें कोई लेसरेशन नहीं होगा, इसके अंदर कोई स्क्रैच आपको, कोई वुंड, कोई ब्लीडिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। कैटेगरी 1 में होगा। फॉर एग्जांपल कैसे होगा बच्चों, जैसे कैटेगरी 1 में क्या मानते हैं अपन, जैसे बच्चों फीड कराना एनिमल को, फीड करना, उसको हगिंग करना एनिमल को, इसके अलावा जो लिक्स ऑन नॉन इंटेक्ट स्किन, यानी अगर एनिमल जो आपको चाट रहा है, समझ रहे हैं, चाटने का मतलब, तो आपको चाट रहा है या आपके साथ में खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, दैट इज कैटेगरी 1, कि उसके अंदर अगर वो उसकी सलाइवा आपके ऊपर आती है या उसके बॉडी के कांटेक्ट में आप कांटेक्ट ले आते हैं, तो आपको ये कैटेगरी 1 के अंदर माना जाता है। और आप क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको इसके अंदर, देखिए या ऐसे में नो टिश्यू इंजरी, नो टिश्यू इंजरी, इसके अंदर जो है वो टिश्यू इंजरी आपको परचेज नहीं होती। पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, रेबीज के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या WHO किसी भी तरीके की जो है वो लापरवाही नहीं करता, किसी भी कंडीशन में, चाहे डॉग है वो वैक्सीनेटेड हो या डॉग जो है वो प्रीवियसली एक्सपोजर हो या एक्सपोजर नहीं हो, आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, अगर आप किसी भी सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं, डॉग या एनिमल बाइट के कांटेक्ट में आते हैं, आपको 100% रेबीज से वैक्सीनेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में ऐसा नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन आपको लाइफ टाइम, रेबीज की इम्यूनोग्लोबुलिन जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको देनी होती है, उसके बाद में आपको रेबीज की इम्यूनोग्लोबुलिन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पर वैक्सीन जो है उसको आपको रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम वुंड के बारे में पढ़ेंगे। एक वुंड हमने देखा कि टिश्यू की इंटीग्रिटी इसमें खत्म नहीं होती है, स्किन का ब्रेक नहीं होता है, ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 में आपको क्या देखने मिलेगा, कैटेगरी 2 का वुंड आपको क्या देखने मिलेगा बच्चों, कैटेगरी 2 में आपको क्या मिलेगा बच्चों, लेसरेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेसरेशन या अब्रेजन आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर ब्लड नहीं आएगा। अगर ब्लड की सिंगल बूंद भी बाहर निकलती है तो वो किसके अंदर आता है, वो कैटेगरी 3 के अंदर आता है। और लेसरेशन और अब्रेजन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, वुंड जो है, वुंड में आपको ब्लड बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लेसरेशन, अब्रेजिंग होगा या फिर क्या होगा, सुपरफिशियल इंजरी। तो सुपरफिशियल इंजरी होगी तो आप क्या करते हैं यहाँ पे आपको, और देखिए ये जो कैटेगरी जो हम बना रहे हैं, वुंड की जो कैटेगरी बना रहे हैं, उन कैटेगरी बनाने का रीजन ये है कि जब हम कैटेगराइज रेबीज की बाइट को कर लेंगे तो हमें उसका मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। कि हमें पता चला कि कैटेगरी 1 का जो वुंड है या कैटेगरी 1 की इंजरी है, तो मैं क्या करूंगा वहां पे मुझे सिर्फ वुंड केयर मैनेजमेंट ही करना है, इनिशियल ट्रीटमेंट मुझे वहां पे लेना है, इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं है। मुझे पता चला कि कैटेगरी 2 का वुंड है कि इसमें अब्रेजन हुआ है, लेसरेशन हुआ, सुपरफिशियल इंजरी हुई है, तो मुझे पता है कि मुझे उस तरीके का मैनेजमेंट करना होता है। और इसमें कौन सा मैनेजमेंट करते हैं, हम वुंड केयर करते हैं, प्लस हम क्या करते हैं बच्चों, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हम करते हैं, समझ रहे हैं, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हम करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ब्लड आता नहीं है। कैटेगरी 3 जो होगा, कैटेगरी 3 में जो वुंड होता है वो वुंड, उसमें क्या देखने को मिलेगा, आप टोटल इंटीग्रेटेड। देखिए इसमें क्या हो सकता है बच्चों, देखिए अगर क्लियर लिखूं, इसके अंदर सिंगल वुंड हो सकता है बच्चों, सिंगल वुंड हो सकता है, इसके अंदर मल्टीपल वुंड हो सकते हैं, मल्टीपल वुंड हो सकते हैं, और चाहे ब्लड जो है वो लेस ब्लड हो या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो, ये जो है वो कैटेगरी 3 के अंदर आएगा। और मोस्ट सीरियस या मोस्ट इन्फेक्टेड टाइप ऑफ वुंड ये होता है। और इस वुंड के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी टाइप के मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, गांव की तरफ से जो भी आपको नुस्खे लगानी है वो लगा लीजिए। अब जो पेशेंट में अगर रेबीज हो गया तो अब इसको बचाने वाला
कोई भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कैटेगरी 3 का अगर वुंड है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे वुंड केयर करनी है। ओ मार्कर जो है वो, क्या बात है, रेबीज का नाम लेते ही देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो केयर करूंगा मैं वुंड केयर में क्या करूंगा, वुंड केयर करूंगा प्लस में एंटी रेबीज वैक्सीन WHO 2018 की जो गाइडलाइन है उनको सारी की सारी गाइडलाइन को मैं फॉलो करूंगा। प्लस में क्या करूंगा, यहाँ पे नई चीज में रेबीज की इम्यूनोग्लोब्यूलिन दूंगा। क्या करूंगा बच्चों, रेबीज ग्लोब्यूलिन में यहाँ पे दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि कैटेगराइज करने का फर्क क्या हुआ। कैटेगराइज करने से क्या मतलब हुआ कि कैटेगरी अगर मैं बांट रहा हूं कैटेगरी में, तो मैं इस चीज का कर सकता हूं इंश्योर कि मुझे जो है वो मैनेजमेंट जो डिसाइड करने में वो ज्यादा दिक्कत मुझे आने वाली नहीं है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्लिनिकल फीचर जो है वो किस टाइप की क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलने वाली है। तो क्लिनिकल फीचर में देखिए, क्लिनिकल फीचर और देखिए क्लिनिकल फीचर में मैं बताऊं आपको, जब ऑनसेट ऑफ डिजीज होगा और डेथ जो होती है बच्चों, वो दो तरीके से डेथ आपको देखने मिलेगी। एक आप पैरालाइसिस की वजह से आपको डेथ देखने को मिल सकती है, यहाँ पे पैरालाइसिस होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा, और दूसरा जो डेथ का कारण आपको देखने मिलता है वो आपको रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से आपको देखने मिलता है, क्योंकि वहां पे आपका पैरालाइसिस अगर वहां का हुआ तो डेथ कंफर्म वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो दो तरीके से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे बच्चों। एक होता है, देखिए इसको हम दो तरीके में बांटते हैं। एक आपका पैरालाइसिस स्टेज होता है, पैरालाइसिस स्टेज जो वो सीवियर टाइप 30% आपको देखने मिलता है, और एक आपको फ्यूरियस आपको देखने को मिलेगा, फ्यूरियस टाइप। अब ये फ्यूरियस टाइप है, इसमें क्लिनिकल फीचर दो स्टेज के अंदर आपके अंदर देखने को मिलेंगे। पहली जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, आपकी प्रोड्रोमल स्टेज होगी। और प्रोड्रोमल स्टेज का मतलब आप समझते हैं कि इस स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों की इनिशियल जो फीचर आते हैं वो इनिशियल फीचर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोड्रोमल जो है फ्यूरियस में, देखिए फ्यूरियस में सबसे पहला जो मैं देखूंगा वो देखूंगा प्रोड्रोमल। और ये जो प्रोड्रोमल है ये जो है वो इनिशियल होता है, इसके अंदर इनिशियल फीचर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या देखेंगे आप, इसके अंदर जो देखने वाले हैं आपकी नेक रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है, नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है। पेशेंट जो है बच्चों अब वो परेशान होने लगता है, यहाँ पे पेशेंट में वोमिटिंग आपको देखने को मिलती है, आपको वुंड साइड पेन आपको देखने मिलेगा। पेशेंट के अंदर जो है वो हेडेक जो है बच्चों, वो हेडेक इस पेशेंट के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और हेडेक स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता है क्या होगा पेशेंट जो है वो यहाँ पे एंजाइटी हो जाएगी पेशेंट एंजाइटी में यहाँ पे रहेगा, और नोजिया और वोमिटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फ्यूरियस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। ये इनिशियल सिम्टम है, इनिशियल साइन है कि क्लिनिकल फीचर है कि रेबीज की तरफ जो है अभी आदमी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि हंसने की ये बात है नहीं, पर अब देखिए अब अंत समय जो है उसका नजदीक आ सकता है। अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आप क्या करने वाले हैं, क्या आपके पास में कोई डॉग बाइट मिला, कुत्ते का खाया हुआ, वो बोलते ना कि कुत्ते के खाए हुए को घी भी हजम नहीं होता है, तो कुत्ता किस टाइप का काट रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर आपको, ये लोग गांवों की बातें, पर आपको पता है कि कुत्ता किस टाइप का भी हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो, चाहे वो गलियों का कुत्ता हो अर्बन, सबसे ज्यादा तो किसमें देखने मिलेगा, याद आ गई चीज कि रेबीज किसके साथ में देखने को मिलती है आपको, सबसे ज्यादा किसके साथ में वो आपको देखने को मिलती है, आपको अर्बन स्ट्रीट डॉग के साथ में आपको रेबीज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो गांव के जो कुत्ते होते हैं ना, वो गांव के कुत्तों में रेबीज आपको नहीं देखने को मिलता, वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, वो दूध दही और घी खाते हैं। और शहर वाले जो है वो क्या खाते हैं, वो शहर वाले जो कुत्ते होते हैं वो क्या खाते हैं, कचरा खाते हैं। तो इसलिए कहाँ देखने को मिलता है, जो रेबीज जो आपको कहाँ देखने मिलेगा, आपको स्ट्रीट डॉग के अंदर देखने मिलेगा, अर्बन डॉग्स के अंदर देखने मिलेगा। ये फ्यूरियस स्टेज थी। फ्यूरियस स्टेज में आपको इनिशियल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, अब देखिए आगे जो पेशेंट जाएगा वो कौन सी स्टेज में जाएगा बच्चों, अब जाएगा एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज में। प्रोड्रोमल फेज थी पहली हमने पढ़ी प्रोड्रोमल फेज, दूसरी जाएगी न्यूरोलॉजिकल। और न्यूरोलॉजिकल जो है ये जो है वो खतरनाक स्टेज होती है, वो कौन सी होती है,
एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज। और इस एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा नेक रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी, नेक रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी बच्चों। यहाँ पे आपको हाइड्रोफोबिया आपको देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हाइड्रोफोबिया है, इसकी अगर मैं आपको बता दूं बात एक, हाइड्रोफोबिया का मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट जो है वो पानी को देखते ही डर जाएगा या पानी को देखते ही क्या करेगा, भागने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर डॉग बाइट हुआ, रेबीज का पेशेंट है और पानी देखते ही भाग जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा कि वो जिंदगी में कभी नहाएगा भी नहीं, और इसका मतलब ये होगा कि जीवन में वो कभी पानी को भी नहीं पिएगा, क्योंकि उसके अंदर तो हाइड्रोफोबिया हो चुका है। पर ऐसा तो नहीं होता ना। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये होता है कि जब वो पेशेंट पानी के नजदीक जाता है तो उसके अंदर से, वाटर के अंदर से सनलाइट के जब रिफ्लेक्शन उसके अंदर आएंगे तो पेशेंट जो है वो न्यूरोलॉजिकली ऐसे ही डेफिशिट है, पेशेंट जो है वो न्यूरोलॉजिकली वैसे ही प्रॉब्लम में है, और उसको जो रिफ्लेक्शन जाके उसकी मेनिंजेस लेयर को जो अफेक्ट करेंगे, उसको जो है वो इरिटेट करेंगे, तो पेशेंट में और ज्यादा हेडेक होगा, पेशेंट में इरिटेबिलिटी और ज्यादा होगी, पेशेंट जो है वो कंफ्यूज ज्यादा होगा। इसलिए उसकी जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसको ये लगता है कि वो ज्यादा हो रखा है। इस वजह से वो क्या करता है कि जहां ज्यादा पानी इकट्ठा होता है ना, इस समंदर जहां पे होते हैं, नदी नाले जहां पे होते हैं, तालाब जहां पे होते हैं, वहां पे जो है वो पेशेंट है वो जाने की कम कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि उसको पानी दिखा और वो बस वो भाग गया और वो करने लगा जाने दो मुझे ये वो, ऐसा नहीं है। वो आराम से मना करता है कि यार मैं जाऊंगा। तो साइकोलॉजिकल, ये कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो है ही नहीं उसको, कि उसको जो है वो सिजोफ्रेनिया हो रहा है, तो उसकी इनसाइड जो है वो अब्सेंस है, तो उसको पता ही नहीं कि मेरे को क्या हो रहा है, और वहां जाके पता चलेगा। तो पेशेंट को अपनी स्थिति से अवगत होता है, तो उसको पता है कि वो पानी के साथ में जाएगा तो क्या होगा, तो वो मना कर देता है कि यार मैं जाऊंगा तो मुझे वहां पे दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो फोटोफोबिया या हाइड्रोफोबिया जो है वो आपको इस तरीके से आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोफोबिया के बाद में फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। पेशेंट जो है वो अग्रेशन आएगा, अग्रेशन देखने को मिलेगा। फोटोफोबिया। अब मुझे बताओ हाइड्रोफोबिया और आपको कहां देखने को मिलता है, तो मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। फोटोफोबिया आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर बच्चों कन्वल्जन आ सकते हैं, कन्वल्जन जो है पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट पेशेंट में आ सकता है, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट पेशेंट के अंदर आ सकता है। पेशेंट से क्या होगा, पेशेंट में क्या होगा, एक्सेसिव सेलाइवेशन आपको देखने को मिल सकता है, एक्सेसिव सेलाइवेशन आपको देखने को मिल सकता है। ऑर्गन जो है वो फेल्योर आपको देखने को मिल सकते हैं, ऑर्गन फेल्योर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ईयर्स टेक्स डेथ। कुछ सालों में वो जो पेशेंट है उसकी क्या हो सकती है, उस पेशेंट की डेथ हो सकती है कुछ ही सालों के अंदर। तो वो जो है वो ज्यादा टाइम यहाँ पे लेता है नहीं। और हाइपर सेलाइवेशन होगा तो न्यूमोनिया वगैरह आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो बात थी हाइपर सेलाइवेशन या एक्सेसिव सेलाइवेशन, वो एक ही बात है। ये जो बात थी वो किसकी थी कि एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज के अंदर आपके पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डेथ हो सकती है, पेशेंट जो है वो कोमा के अंदर जा सकता है। क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, कोमा के अंदर पेशेंट जा सकता है। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज के अंदर ये होता है। तो मैंने बताया था कि रेबीज के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन या अफेक्टेड सिस्टम जो होगा वो कौन सा होगा, वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो उस चीज के अंदर देखने मिलेगा। ये बात कर रहे थे हम फ्यूरियस टाइप ऑफ रेबीज की। अगर हम पैरालाइटिक या पैरालाइसिस वाली स्टेज की देखें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ये है जस्ट अपोजिट। उसके अंदर जो है वो दिख रहा था कि पेशेंट जो है वो अग्रेसिव हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट जो है वो लेथार्जिक होगा, पेशेंट लेस डिक्रीज रेस्पॉन्स होगा, पेशेंट का रेस्पॉन्स होगा। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, इसके अंदर जो पेशेंट में मेन फीचर जो वो पैरालाइसिस जो है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। और जस्ट अपोजिट क्या देखने मिलेगा, फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट, फ्रॉम साइट ऑफ वुंड मान सकते, साइट ऑफ वुंड टू सेंट्रली, ये जो पैरालाइसिस है इसका मूव करेगा जस्ट अपोजिट टू, इसके अपोजिट आपके फ्यूरियस के अपोजिट और सेंट्रली मूव करेगा। और यहाँ पे देखिए अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टी ऑर्गन फेल्योर देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी फेल्योर आपको देखने को मिल सकता है।
जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि पैरालाइसिस, जब मल्टी ऑर्गन का पैरालाइसिस होगा तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। अब मैंने आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और याद आई और वो बता देता हूँ कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैंने क्या बताया था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको एक चीज और देखने को मिल सकती है, वो देख सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी आप रेबीज का ट्रांसमिशन देख सकते हैं। क्या? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कौन सा बच्चों, जब कोर्निया का जो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे चांसेस हो सकते हैं कि रेबीज का जो है वो ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई चीज इसके पीछे कहानी है नहीं, फिर भी हम सोचते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। ये जो बात कर रहे थे, हमने बात की कैटेगरी कौन सी होती है, किस तरीके की कैटेगरी होती है। अब हम बात करेंगे, और हम बात जो करेंगे वो हमारे टॉपिक में क्या क्या चीजें हमें दिख रही थी। हमने अब तक जो चीजें पढ़ी हैं उन चीजों में क्या क्या पढ़ा है। हमने अब तक जो चीजें पढ़ी है बच्चों, हमने अब तक जो पढ़ा उसमें से हमने पढ़ा कैटेगरीज को, हमने पढ़ा कि कितनी टाइप की कैटेगरीज होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स को हमने पढ़ा था, और मैनेजमेंट ऑफ एनिमल बाइट हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हम वुंड का मैनेजमेंट किस तरीके से करने वाले हैं। तो वुंड मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? वुंड का मैनेजमेंट, वुंड मैनेजमेंट। और ये वुंड मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो इसका मैनेजमेंट जो है हम कितने टाइप से मैनेजमेंट करते हैं। हम मैनेजमेंट जो करते हैं इसका 3 टाइप से हम मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं? 3 टाइप से। एक हम करते हैं बच्चों, एक हम फिजिकल मैनेजमेंट होता है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू मैनेजमेंट होता है, एक बायोलॉजिकल मैनेजमेंट इसका कर सकते हैं। और ये मैनेजमेंट जो है, ये जो तीनों चीजें आपको दिख रही हैं वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको? इनिशियल स्टेजेस ऑफ वुंड केयर, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और इस वुंड केयर में हम करते क्या है वो आप देखिए। वुंड केयर में हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी एनिमल बाइट का जो वुंड होगा उस वुंड में हम सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें वॉश करना है, वुंड को वॉश करना है 10 to 15 मिनट के लिए। और किसके अंदर? रनिंग टेप वाटर के अंदर। किसके अंदर? रनिंग टेप वाटर के अंदर। और रनिंग टेप के वाटर के अंदर होगा तो इसके अंदर किस तरीके से यहाँ पे वुंड की केयर होगी। तो ये मैकेनिकल तरीके से, जिसको मैं फिजिकल बोल रहा था, मैकेनिकल तरीके से क्या होगी, जैसे पानी, रनिंग वाटर जब वुंड के ऊपर गिरेगा तो मैकेनिकल तरीके से वहां से जो वायरस है वो हटेंगे। पानी जैसे गिरेगा, पानी के प्रेशर से मैकेनिकल तरीके से वायरस जो है वहां से हटेंगे। तो ये कौन सा तरीका? मैकेनिकल तरीके से वहां से ये वुंड की केयर होगी। उसके बाद में मुझे क्या करना है बच्चों? सोप एंड वाटर, सिंपल सोप और वाटर से मुझे वॉश करना है। सोप एंड वाटर से मुझे क्या करना है? क्लीन करना है। और सोप से क्लीन करूंगा तो ये केमिकल तरीके से होंगे, और केमिकल तरीके से होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये केमिकल तरीके से जो है रेबीज की जो वैक्सीन है, वायरस जो है, जो रेबीज के वायरस है वो क्या होंगे, वो इनएक्टिवेट यहाँ पे होंगे। तो ये केमिकल तरीके से मैं क्या करूंगा, सोप एंड वाटर से क्लीन करूंगा मैं। उसके बाद में क्या करना होता है आपको? इनफिल्ट्रेशन करना होता है। और इनफिल्ट्रेशन किसका करना होता है आपको? रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन को आपको क्या करते हैं बच्चों? तीसरे नंबर पे मैं क्या करता हूँ, थर्ड नंबर पे वुंड केयर में क्या करता हूँ बच्चों? रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन को क्या करता हूँ? इनफिल्ट्रेट करता हूँ। और इनफिल्ट्रेट देखिए कोई इंट्रावेनस ऐसे नहीं लगाया जाता है, इनफिल्ट्रेट करता हूँ वुंड साइड में। और वुंड साइड में मैं इनफिल्ट्रेट करता हूँ तो रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन इनफिल्ट्रेशन करता हूँ। और ये इनफिल्ट्रेशन करूंगा तो किस तरीके से? ये बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा। इससे रेबीज वायरस जो है वो क्या होंगे बच्चों? वो क्या होंगे? न्यूट्रलाइज यहाँ पे होंगे। इस तरीके से मैं वुंड केयर जो होगी वो 3 तरीके से वुंड केयर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जब आप रेबीज का पेशेंट आएगा, वुंड केयर करेंगे तो उसको क्या बोलना है कि उस बंदे को नेवर स्टिच या सुचर नहीं करना आपको। जब भी वुंड केयर का कितना भी बड़ा वुंड हो, सुचर नहीं करना है। सुचर अगर किया तो रेबीज वायरस जो है वो क्या करेगा? अंदर ही अंदर ग्रो करेगा। तो सुचर इनिशियली नहीं करना। तो अगर बहुत बड़ा वुंड है तो आप क्या करेंगे? वहां पे आप उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएंगे और उसको ओपन छोड़ना है। और सुचर आप कर सकते हैं
कब कर सकते हैं? अगर बड़ा वुंड है तो आफ्टर 24 to 48 आवर आप सुतर कर सकते हैं। उसको बोलना कि जैसे अगर आज सुबह 8 बजे आपके पास में पेशेंट आता है डॉग बाइट के साथ में, तो अब आप उसको क्या बोलते हैं कि मेरे पास में आप जो है वो कल आना, कल शाम को आना या परसों सुबह आना, और उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, आपका सूचर मैं आपका वहां पे करूंगा। बट आपको क्या करना है, सूचरिंग जो है ऑन द स्पॉट इनिशियली आपको सूचर जो है वो नहीं करने हैं। उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं बच्चों, प्रिकॉशंस उसको बताएंगे, और प्रिकॉशंस आपको उसको क्या बताएंगे उस बंदे को, उसको ये बोलना है प्रिकॉशंस में आपको क्या बोलना है कि 1 महीने के लिए उसको बोलना, आप प्रिकॉशन में क्या बताएंगे, प्रिकॉशन में क्या बताएंगे, प्रिकॉशन में उसको ये बताना कि 1 महीने के लिए तुम्हें पार्टी वार्टी नहीं करनी है, तुम्हें किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है, स्पेशली एल्कोहल का नशा 1 महीने के लिए नहीं करना है। तो या तो वो वैसे मरेगा या फिर वो एल्कोहल की कमी की वजह से मर जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से तो मरना ही मरना है उसको, तो क्यों ना उसको एल्कोहल से बचा लिया जाए, ताकि क्या पता रेबीज की वैक्सीन है वो काम कर जाए तो उसको मरना ना पड़े। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, प्रिकॉशन देते हैं, अवॉइड एल्कोहल फॉर 1 मंथ, अवॉइड एल्कोहल फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए एल्कोहल को छोड़ना है। अगर वो पेशेंट किसी भी टाइप की इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को ले रहा है तो उसको बोलना है बंद करना है। तो क्या करना है, स्टॉप करना है इसको, इम्यूनोसप्रेशेंट या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को क्या करना है, उसको बंद करना है। उस बंदे को बोलना है कि जब तक तुम्हारे पोस्ट एक्सपोजर में है तो पोस्ट एक्सपोजर में तुम्हें किसी भी प्रकार की फालतू की स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस की वजह से भी ये बीमारी जो है वो प्रोग्नोसिस का पुअर हो जाता है। तो अवॉइड करवाना उसको अनड्यू स्ट्रेस है उसका भी उसको अवॉइड कराना, बोलना कि भाई इस तरह की चीजें जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तू परेशान हो जाएगा इन चीजों में, तो स्ट्रेस जो है तुम्हें वो लेना नहीं है। मैं थोड़ा सा हाइड्रेट होता हूं, आप भी थोड़ा सा हाइड्रेट हो लीजिए। 1 मिनट का गैप लेंगे हम अपन यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, हमने बात करी साइन सिम्टम की, इन सारी चीजों की। अब हम देखेंगे कि सवाल कहां से पूछा जाता है, और सवाल जो पूछा जाएगा बच्चों वो कहां से पूछा जाएगा। सवाल आपका पूछा जाएगा 100% श्योर, मान लीजिए सवाल आएगा आपके मैनेजमेंट ऑफ रेबीज से, और कौन सा सवाल, वैक्सीन से रिलेटेड सवाल आएगा कि कितनी वैक्सीन देते हैं, कौन सी वैक्सीन देते हैं। कोई बोला कि कुत्ता काट लिया तो 14 वैक्सीन देते हैं, 14 दिन या फिर 14 दिन इंजेक्शन खाने पड़ते हैं, कोई बोलता है कि 10 इंजेक्शन खाने पड़ते हैं, कोई बोलता है 4 इंजेक्शन खाने पड़ेंगे, कोई बोलता है 20 इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। तो उस चीज की सत्यता क्या है, उस सत्यता की परख आज हम करने वाले। और सवाल इम्यूनोग्लोबुलिन से भी पूछा जा सकता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ रेबीज। और ये जो मैनेजमेंट है बच्चों वो हम 2 तरीके से करेंगे, मैनेजमेंट 2 तरीके से करेंगे। एक करेंगे मैनेजमेंट के 2 तरीके होंगे, एक करेंगे वैक्सीन के थ्रू मैनेजमेंट करेंगे, और दूसरा जो मैनेजमेंट करेंगे हम किसके थ्रू करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू, इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू हम मैनेजमेंट करने वाले हैं। 2 तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। और वैक्सीन जो है वो किस किस कैटेगरी में, किस किस कंडीशन में हम वैक्सीन लगाएंगे वो भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए वैक्सीन जब हम लगाएंगे वैक्सीन, तो मुझे बताइए कि अगर किसी को डॉग बाइट हुआ है, रेबीज हुआ है, तो कितने टाइप की कंडीशन बन सकती है, या मुझे वैक्सीन अगर देना है तो मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ। तो एक तो मैं प्रोफाइलेटिक दे सकता हूँ कि अगर किसी को डॉग बाइट हुआ ही नहीं है, पर वो जो पेशेंट है वो ऑलवेज क्या रहता है, वो क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है एनिमल्स के, रिस्क फैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है, या वो केयर टेकर है, या उसके घर पे डॉग है,
तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि प्री एक्सपोजर ही उसको क्या कर देते हैं, हम प्री एक्सपोजर डॉग और हैंडलर्स दोनों को हम क्या करते हैं, रेबीज की वैक्सीन लगा सकते हैं। हालांकि ये जो है वो NIS के अंतर्गत नहीं आता, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं देते, फिर इसकी वैक्सीनेशन हम चाहें तो कुछ स्पेशल पर्सन को उसको दे सकते हैं। 3 कंडीशन बन सकती है बच्चों। एक तो डॉग जो है वो बाइट होने से पहले की कहानी, क्या एक तो हम बात कर सकते हैं कि डॉग उसने अभी डॉग बाइट हुआ नहीं या एनिमल बाइट हुआ नहीं, तो प्री एक्सपोजर में इसको दे सकता हूँ। प्री एक्सपोजर की कहानी हो सकती है कि हुआ ही नहीं, उससे पहले बोलते हैं ना कि यार हमारे जो कुत्ता है, हमारे कुत्ते को इंजेक्शन हम लगवा रहे हैं, तो इंजेक्शन का वो बाइट तो हुआ नहीं है, और बाइट होने से पहले या कई बोलते हैं कि हमने जो है हमारे कुत्ते के जो वो दांत तोड़वा दिए हैं, तो अब ये खाएगा नहीं। तो खाने का मतलब है दांत से थोड़ी सी तोड़ते नहीं है, कुत्ते को रेबीज की वैक्सीन देते हैं, अगर वो आपको काट भी देगा तो आपका रेबीज जो है वो ट्रांसमिट आपके अंदर होगा नहीं, है ना। तो प्री एक्सपोजर हम दे सकते हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि अब जो है, अब तो कुत्ते ने वो काट ही लिया है, और काट लिया है तब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या कहते हैं, पोस्ट एक्सपोजर आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पोस्ट एक्सपोजर आप ले सकते हैं। और अगर आपको काट लिया और काटने के बाद में वापिस से काट लिया, अगर आपके पीछे ही पड़ा है कुत्ता, आपका दुश्मन है, होता है ना कि गांव में कई कुत्ते होते हैं फिक्स होते हैं, और वो कुत्ते आपकी पहचान रखते हैं, वो कि वो बंदा आएगा और उसको काटूंगा। तो आप में अगर री एक्सपोजर होता है, प्री एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर हो गया, पोस्ट एक्सपोजर होगा, अगर आपके अंदर री एक्सपोजर होता है तो ये री एक्सपोजर में आप क्या करने वाले हैं, ये चीजें आपके पास में 3 टाइप की कंडीशन बनेंगी वैक्सीन देने के लिए। इन तीनों के अंदर हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। अब आप कैसे याद रखेंगे, री के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं, कितने अल्फाबेट है, तो 2 अल्फाबेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो री मतलब 2, तो 2 वैक्सीन हम री एक्सपोजर में देते हैं। हम आगे पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ। पोस्ट एक्सपोजर में 4 नाम आ रहे हैं, तो हम लगभग 4 से 5 डोज इसके अंदर देते हैं। और प्री एक्सपोजर में, प्री में 3 वर्ड है, इसका मतलब प्री एक्सपोजर में हम कितने देते हैं, 3 डोज हम यहाँ पे देते हैं। अगर आपको सिंपली अगर सवाल बन जाए, किस्मत आपकी अच्छी हो, तो यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि रेबीज का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं और उस रेबीज के ट्रीटमेंट में वैक्सीन आप दे रहे हैं, तो प्री एक्सपोजर कितनी वैक्सीन देते हैं, तो 3 वैक्सीन देते हैं। यहाँ से आपको सवाल सही हो सकता है। पर अगर सवाल आगे से पूछा गया, एडवांस पूछा गया, तो उस एडवांस सवाल में हम जो है वो किस तरीके से सवाल को हल करेंगे, वो चीज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे बच्चों, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे प्री को, और उसके बाद में री एक्सपोजर को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं बच्चों, हम सबसे पहले देखने वाले हैं पोस्ट एक्सपोजर। तो एक चीज मैं बताऊं, अगर डॉग बाइट हो चुका है और हम पोस्ट एक्सपोजर दे रहे हैं, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, और हम प्री एक्सपोजर उसको दे रहे हैं तो वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। हम सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर। और ये जो पोस्ट एक्सपोजर है, इसके अंदर देखिए सबसे ज्यादा जो फैला हुआ जो टॉपिक है इस वैक्सीनेशन के अंदर, वो यही है। पोस्ट एक्सपोजर में हम क्या करते हैं बच्चों, इस पोस्ट एक्सपोजर में हम क्या करते हैं, पोस्ट एक्सपोजर में हम अलग अलग टाइप की वैक्सीन पढ़ते हैं, और अलग अलग टाइप की जो वैक्सीन है उसका अलग अलग डोज हम निर्धारित करते हैं, और अलग अलग साइट हम देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कौन सी देखते हैं, अगर हम एक वैक्सीन आती है बच्चों IPC, और ये IPC वैक्सीन कौन सी है बच्चों, इंस्टीट्यूट ऑफ पास्चर ऑफ कंबोज, ये इस वैक्सीन का नाम है। और ये जो वैक्सीन है बच्चों किस रूट से देते हैं, ये जो वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। और एक चीज मैं बता दूं बच्चों, रेबीज की जो वैक्सीन है हम प्रीफर करते हैं उसको इंट्राडर्मली प्रीफर करते हैं मोर देन इंट्रामस्कुलर से ज्यादा इंट्राडर्मल हमें रेबीज की वैक्सीन देनी है। एक कंडीशन होती है, अगर आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में अगर आप एंटी मलेरियल ड्रग के एक्सपोजर में है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, वहां पे आपको इंट्राडर्मल नहीं देखिए इंट्रामस्कुलर आप वहां पे लगाते हैं। एक कंडीशन वो होती है, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट सुटेबल जो रूट होता है वो कौन सा रूट होता है आपका, इंट्राडर्मल रूट से ही हम क्या करते हैं वैक्सीन इसको लगाते हैं। तो IPC वैक्सीन जो है पहली वैक्सीन है, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं, और इंट्राडर्मल रूट से जब लगाएंगे तो डोज जो होगी इसकी 0.1 जो है वो ml इसकी डोज इसकी होने वाली है।
अब इसको कब कब लगाएंगे, देखिए ये जो आईपीसी वैक्सीन है, इसको इस आईपीसी वैक्सीन जो है, आईपीसी वैक्सीन है, इस आईपीसी वैक्सीन का क्या काम है बच्चों, ये इसको हम देते हैं 1 वीक ट्रीटमेंट है या 1 वीक रेजिमेन है इसका। और ये 1 वीक रेजिमेन कब देते हैं बच्चों, 0 डे, 3 डे और 7 डे। ये जो मैं लिख रहा हूं वो डे है, 0 डे, 3 डे और 7 डे। और ये जो 0 डे है ये डॉग बाइट करने वाला दिन नहीं है, जब आप पहला शॉट, अब जब आप आईपीसी वैक्सीन का लगाएंगे उस शॉट की बात है कि इसको कब कब देना है, तो 0 डे में देंगे, 3 डे में देंगे और 7 डे में देंगे आप। इसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद में हम आगे वाली चीज देखते हैं। और आगे वाली चीज हम क्या देखेंगे, ये वैक्सीन हमने देखी, उसके बाद में 2 नंबर पे जो देखेंगे वो कौन सी देखते हैं, हम देखते हैं जो मॉडिफाइड एसेन वैक्सीन, मॉडिफाइड एसेन वैक्सीन देखते हैं। और देखिए आपको याद कैसे रखनी है, याद आपको ऐसे रखना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास में डोज और टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वो 1 वीक के लिए दे रहे, और मॉडिफाइड एसेन वैक्सीन या शेड्यूल जो है वो किसके लिए, हम कितने दिन के लिए दे, हम 2 वीक के लिए देते हैं। 2 वीक रेजिमेन है, 2 वीक रेजिमेन है, इसका मतलब 4 डोज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि 1 वीक के अंदर ही हम 3 डोज लगा रहे थे, तो 2 वीक के अंदर हम क्या करते हैं, 4 डोज लगाते हैं। और 4 डोज कब लगाते हैं, याद रखना कितनी भी डोज हो, 0, 3, 7 तो फिक्स है, ये तो आनी है। उसके बाद में कई वैक्सीन आएंगे जो आपको 14 डेज है उसको स्पेयर करके 21 डेज पे या 28 डेज पे चली जाती है, अलग अलग हम आगे पढ़ेंगे। बट मॉडिफाइड एसेन शेड्यूल या मॉडिफाइड एसेन वैक्सीन जो है वो आपकी 2 वीक का रेजिमेन है, कब कब 0 डेज, 4 डोज इसके अंदर होती हैं। और ये जो है इंट्रामस्कुलर हम यूज करते हैं इसको, ये क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, 0.5 ml इसको देते हैं। और देखिए रेबीज वैक्सीन देने के लिए याद रखेंगे, रेबीज वैक्सीन जब हम देते हैं तो रेबीज वैक्सीन में डेल्टोइड मसल जो है उसको हम प्रीफर करते हैं, डेल्टोइड मसल पे देते हैं। और बच्चे जो होंगे, चिल्ड्रन जो होंगे, वो एंटेरोलेटरल थाई पे अपन देते हैं। ग्लूटियस मसल जो है उसको हम जो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसमें रेबीज नहीं देते, हम डेल्टोइड के अंदर रेबीज को देते हैं। तो इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। और इसका शेड्यूल क्या होगा बच्चों, 0 डे, 3 डे, 7 डे, और हम कब देंगे इसको, 14 to 28 डे पे देंगे। इन दोनों में से जब आपकी मर्जी हो तब आप इसको लगा सकते हैं। तो हमने जो देखा वो कितना, 2 देखा, कि हमने एक आईपीसी देखा, एक मॉडिफाइड एसेन देखा। अब हम जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे बच्चों, एक मॉडिफाइड जेग्रेब शेड्यूल होता है। और ये जो शेड्यूल है वो तीन शेड्यूल है, इसमें 3 वीक का शेड्यूल है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इस 3 वीक के शेड्यूल में हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड 3 नंबर जो है, आज जो है वो थोड़ा सा बोर्ड हमारा बदमाशी कर रहा है। तीसरा जो है वो क्या है बच्चों, मॉडिफाइड जैग्रेब शेड्यूल। और ये मॉडिफाइड जैग्रेब शेड्यूल है वो 3 वीक के लिए हम इसका जो है वो शेड्यूल है, 3 वीक का शेड्यूल है, इंट्रामस्कुलर रूट से ही देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 वीक का है, तो इसके अंदर जो हम करेंगे बच्चों वो आपको क्या देखने मिलेगा कि इस मॉडिफाइड जैग्रेब के अंदर हम 4 डोज देते हैं। और 4 डोज देते कब है, 3 बार में हम 4 डोज इसको देते हैं। और कैसे देते हैं बच्चों, 0 पे, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज के ऊपर हम देते हैं। अब इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक हम शेड्यूल बनाते हैं और इस शेड्यूल में 0 डेज पे हम 2 इसकी वैक्सीन देते हैं। आई होप आपको दिख रहा है, 2 डोज हम देते हैं और साइमल्टेनियस साइट के ऊपर देते हैं। 2 डोज पहले, 3 डेज में हम कुछ नहीं देंगे, 7 डेज में 1 देते हैं बच्चों, 14 डेज पे आपको कुछ नहीं देना और 21 डेज के ऊपर आपको देना है। तो आपका शेड्यूल में विजिट कितनी हुई, विजिट आपकी 3 हुई। और इस 3 विजिट के अंदर डोज आपको कितनी देनी पड़ी बच्चों, इसके अंदर डोज आपको जो देनी पड़ी वो आपको 4 डोज आपको देनी पड़ी। अब जो लास्ट वाला जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे बच्चों, इसके अंदर हमें ये देखना है कि अब जो देखेंगे वो देखेंगे थाई रेड शेड्यूल। और ये जो थाई रेड क्रॉस शेड्यूल जो है 4 नंबर पे हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे बच्चों, थाई रेड क्रॉस शेड्यूल। और ये जो थाई रेड क्रॉस शेड्यूल जो है, ये शेड्यूल आपको उससे भी ज्यादा 4 नंबर पे है, तो आपको जाहिर सी बात है ये जो है आपको 4 वीक का शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 4 वीक का जो शेड्यूल है, ये जो 4 वीक का जो शेड्यूल है बच्चों,
4 वीक का शेड्यूल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखिए साइमल्टेनियस साइट पे दो डोज एक बार के अंदर लगाएंगे और टोटल नंबर ऑफ डोज जो होगी वो 8 होंगी। रिविजिट कितनी, 4 विजिट में हम 8 डोज यहाँ पे लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं बच्चों, एक 0 डेज पे, 3 डेज पे, 7 डेज पे, 14 डेज पे, 21 डेज पे बुलाते हैं और 28 डेज पे बुलाते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम कैसे देते हैं, यहाँ पे हम 2 डोज पहले देंगे, फिर 2 डोज देंगे, फिर 2 डोज देंगे, फिर यहाँ पे कोई डोज नहीं होती है और यहाँ पे आपकी डोज देती है। तो ये आपका इस तरीके से क्या देखें, थाई रेड क्रॉस शेड्यूल जो है वो इस तरीके से आपको करना होता है। और ये जो शेड्यूल है उसको हम किस रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से इसको देते हैं। क्या करते हैं, इंट्राडर्मल रूट से हम इसको देते हैं। तो वैक्सीन जो है वो पोस्ट एक्सपोजर में आपको किस तरीके से देनी है वो आपको पता चल गया होगा कि पोस्ट एक्सपोजर में आपको इस तरीके से आपको मैनेज आपको यहाँ पे करनी है। बट यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अब आप जब देखेंगे, सॉरी तो पोस्ट एक्सपोजर में इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब आप क्या देखेंगे बच्चों, प्री एक्सपोजर में। और प्री एक्सपोजर में आप क्या देखेंगे बच्चों, प्री एक्सपोजर जब आप करेंगे, प्री एक्सपोजर, तो ये प्री एक्सपोजर किस कंडीशन में आपको करना है, तो प्री एक्सपोजर आपको उन कंडीशन में करना है जब आप जो है वो एक्सपोज नहीं हुए हैं। अभी तक जो है आप उससे एक्सपोज नहीं हुए हैं, पर आप आने वाले टाइम पे क्या हो सकते हैं बच्चों, वहां आप एक्सपोज हो सकते हैं। तो एक्सपोज अगर आप हो सकते हैं तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि डॉग हैंडलर जो हैं या जो डॉग ट्रेनर हैं वो क्या करते हैं, आपका प्री एक्सपोजर लेते हैं। और ये प्री एक्सपोजर लेते हैं तो प्री एक्सपोजर में 2 डोज इनको दी जाती है। प्री एक्सपोजर में 2 डोज दी जाती है, एक 0 डेज पे और एक 7 डेज के ऊपर इसको दी जाती है। किस चीज की, प्री एक्सपोजर वाले लोगों की कहानी है कि प्री एक्सपोजर वाले लोगों में आपको 2 डोज 0 डेज और 7 डेज के ऊपर देनी है, इंट्राडर्मल रूट से आप देते हैं। बट अब यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी देखेंगे। अगर ये एंटीबॉडी है वो 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम है, वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जिसको क्या बोलते हैं, VNA का अमाउंट आप देखिए प्री एक्सपोजर में। देखिए प्री एक्सपोजर की कहानी है कि ये जो लोग हैं वो जैसे वेटरिनरियन लोग हैं या जो डॉग हैंडलर है या जो डॉग ट्रेनर है या ऐसे लोग जिनका काम ही पशुपालन है, खेतीबाड़ी करना काम है, जो लोग ज्यादा एनिमल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऑलवेज कांटेक्ट में रहते हैं और ऑलवेज रिस्क में रहते हैं। तो वो लोग प्री एक्सपोजर लेते हैं और प्री एक्सपोजर वो क्या करते हैं, एक बार उन्हें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेंगे और वो प्रोफाइलिस उन्होंने एक बार ले लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, VNA की जांच करवाएंगे, यानी वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की जांच करवाएंगे। अगर उनको लगा कि वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो 0.5 यूनिट है वो पर ml के हिसाब से कम है इससे, तो वो क्या करते हैं, वापिस से उस शेड्यूल को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं शेड्यूल को। और अगर उनकी जो ये जो कैटेगरी जो बन रही है उनकी, या फिर उनकी जो वैल्यू जो है वो उससे ज्यादा आती है, तो इससे ज्यादा वैल्यू आएगी तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं। ये जो डोज है वो इंट्राडर्मल रूट से अपन यहाँ पे देते हैं। और री एक्सपोजर में क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे WHO 2018 का क्राइटेरिया हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें वैक्सीन में री एक्सपोजर के अंदर हमें क्या करना है। अब री एक्सपोजर में क्या होगा बच्चों, अगर प्री एक्सपोजर है, पहले हम सबसे पहले पोस्ट एक्सपोजर की बात करेंगे। हम बात करेंगे पोस्ट एक्सपोजर की। इस पोस्ट एक्सपोजर में हमें क्या करना है, पोस्ट एक्सपोजर में बात करते हैं 3 महीने की। अगर इस 3 महीने में देखिए 2 बात करते हैं, अगर पोस्ट एक्सपोजर में लेस देन 3 मंथ में अगर आप एक्सपोज हुए हैं, अगर लेस देन 3 मंथ में अगर आप जो है वो एक्सपोज हुए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई भी वैक्सीन आपको नहीं लेनी है। और अगर आप जो एक्सपोज हुए हैं वो मोर देन
3 मंथ के बाद में वैक्सीन लिया आपने, 3 महीने से ज्यादा का टाइम होगा, और उसके बाद में अगर आप एक्सपोज होते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना है, उस कंडीशन में आपको जो री एक्सपोजर गाइडलाइन जो है वो आपको फॉलो करनी है। ये किसकी बात है, ये जो प्रीवियसली अनइम्यूनाइज्ड बंदा है उसके लिए बात है, जो क्या कर रहा है वो कॉन्टेक्ट में जब आ रहा है। अब अगर डॉग हैंडलर की बात करें जो प्री एक्सपोजर में है, तो वो क्या करेंगे बच्चों, अगर वो लोग, उनके लिए भी सेम गाइडलाइन है, अगर वो 3 महीने के अंदर कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको कुछ नहीं करना, और 3 महीने से ज्यादा है और उसके बाद वो कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको क्या करना है, वैक्सीन लेना है, जो उनको गाइडलाइन जो है वो री एक्सपोजर गाइडलाइन यूज करनी है। अब अगर अनइम्यूनाइज्ड बंदा है, अनइम्यूनाइज्ड या कोई हिस्ट्री नहीं है, अनइम्यूनाइज्ड जो है, अनइम्यूनाइज्ड को क्या करना है, अनइम्यूनाइज्ड को क्या करना है, इसको पोस्ट एक्सपोजर गाइडलाइन फॉलो करनी है। यानी कि इसके अंदर जितनी भी टाइप की वैक्सीन जो हम पोस्ट एक्सपोजर में दे रहे थे वो टोटल की टोटल वैक्सीन देनी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस बंदे को जो है वो एक्सपोजर इसका हुआ है या इसका एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो ये चीज हमें देखनी है। तो जो वैक्सीन जो है, वैक्सीन का जो इलाज है वो ट्रीटमेंट जो है वो क्या करते हैं, इस हिसाब से हम करते हैं। उसके बाद में वैक्सीन की जो रेबीज की जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन हम क्या करते हैं बच्चों, कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसको क्या करते हैं, जीवन में सिर्फ एक बार देते हैं। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या क्या क्राइटेरिया है इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या क्या क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया। एक तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ओनली वंस इन ए लाइफ, ओनली वंस इन ए लाइफ, जीवन में एक बार देना है। और दूसरा जो क्राइटेरिया क्या है, वेन कैटेगरी 3 वुंड, जब हो, 2 चीज हमने देखी कि जीवन में एक ही बार देना, और कैटेगरी 3 का जब वुंड होगा उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेबीज की इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या करते हैं, हम उसको वहां पे इनफिल्ट्रेट करते हैं। और ये जो है वो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन अगर हमने दी तो हम कैसे देते हैं बच्चों, 20 से हम कैसे देते हैं, ह्यूमन रेबीज की जब देंगे, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे तो हम 20 से 40 से इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उस पेशेंट को हमें देते हैं कि भाई इसको इतनी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जानी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अगर ये जो रेबीज की इम्यूनोग्लोबुलिन है, अगर अब मैं आपको पूछूं कि अगर री एक्सपोजर हुआ, अगर एक बार मैंने उसको रेबीज की जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी, अब 6 महीने या 1 साल बाद में मुझे पता चला कि ये जो पेशेंट है ये वापस से री एक्सपोजर इसका हो चुका है डॉग बाइट से, और वापस से ग्रेड 3 या कैटेगरी 3 का वुंड इसके अंदर अगर बना है, तो क्या मैं उस टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन को रिपीट करूंगा? तो मेरा आंसर होगा नो, कि वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट देखेंगे, और स्पेशल पॉइंट क्या देखेंगे कि देखिए स्पेशल पॉइंट ये है कि क्या रेबीज जो वैक्सीन है क्या मैं उसको नियोनेट्स में दे सकता हूं, क्या मैं प्रेगनेंसी में उस वैक्सीन को दे सकता हूं? तो रेबीज वैक्सीन देखो, अगर मैं लिखूं कैन रेबीज वैक्सीन गिवन इन प्रेगनेंसी immunocompromised HIV नियोनेट्स, क्या इन कंडीशन के अंदर मैं रेबीज की वैक्सीन को दे सकता हूं? लगाइए जरा दिमाग कि रेबीज की वैक्सीन खतरनाक है या ये लोग जो हैं वो खुद खतरनाक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, क्या मैं इस कंडीशन में रेबीज की वैक्सीन को दे सकता हूं? तो रेबीज को वैक्सीन को है वो 100% मैं यहाँ पे दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि आपको पता है कि रेबीज जो है वो 100% फेटल है, इसकी जो फेटेलिटी रेट है वो 100% फेटेलिटी रेट है। अगर आप नहीं देंगे तो मर ही जाएगा, और जरूरी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में देंगे तो आपको जो है वहां पे जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या आपको कुछ माल फॉर्मेशन है वहां पे देखने मिलेंगे। दिस इज नॉट डेफिनेटली, बट ये जरूर श्योर है कि रेबीज की वैक्सीन अगर मैंने नहीं दी तो वहां पे पेशेंट की जो रेट वो हो सकती है, क्योंकि 100% फेटेलिटी रेट है। दूसरी चीज ये है कि जब हमने पढ़ा था वैक्सीन के बारे में, तो रेबीज की जो वैक्सीन थी वो कौन सी वैक्सीन थी, किस टाइप की वैक्सीन थी? तो वो किल्ड वैक्सीन थी, और किल्ड वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी के अंदर नहीं होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हो या HIV पेशेंट हो, रेबीज की जो वैक्सीन है आपको देना ही देना है। दूसरी अगर मैं बोलूं कि कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एनी
एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो ये मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया था कि रेबीज जो है उसका कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता, तो नो एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर मैं बात करूं क्या कोई ड्रग इंटरेक्शन है, कोई ड्रग इंटरेक्शन है, कोई ड्रग इंटरेक्शन है, तो रेबीज की जो वैक्सीन है उसको मोस्टली मुझे इंट्राडर्मल रूट से ही देना है। बट अगर मैं एंटी मलेरिया ड्रग क्लोरक्विनीन अगर दे रहा हूं, क्लोरक्विनीन अगर मैं किसी पेशेंट को दे रहा हूं, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, रेबीज की जो है उसको इंट्राडर्मल से उठा के इंट्रामस्कुलर मुझे यहाँ पे डोज देनी है। तो क्या करना है, रेबीज को इंट्राडर्मल से उठा के इंट्रामस्कुलर मुझे यहाँ पे डोज देनी है। इसके बाद में अगर और पूछूं क्या इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है मैं उसको रिपीट कर सकता हूं क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन को मैं वुंड सेकंड वुंड में देख सकता हूं या क्लास सेकंड वुंड में मैं दे सकता हूं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, देखिए मैंने ये बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कैटेगरी 3 के वुंड में दे रहा था। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है बच्चों कि अगर कैटेगरी सेकंड का वुंड हुआ और पेशेंट कौन से हुए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हुए या HIV वाले पेशेंट हुए, पेशेंट जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे हुए बहुत लंबे टाइम से, तो इस कंडीशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, इस कंडीशन में मैं कैटेगरी सेकंड का जो वुंड होगा उसमें भी मैं क्या कर सकता हूं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को वहां पे पेशेंट को दे सकता हूं। तो ये चीज रेबीज के अंदर आपकी हो सकती है, आपको देखने को मिल सकती है। एक चीज हमने नहीं बताया कि रेबीज का जो हमने एजेंट देखा था, एजेंट के बारे में हमने सारी चीजें देखी, उसके बाद में हमने इन्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सीजनल। देखिए वैसे तो थ्रू आउट द ईयर ये होता है, अगर पूछे जाए तो थ्रू आउट द ईयर करना है। फिर अगर स्पेशली पूछा जाए तो रेनी सीजन और हॉट वेदर में इसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, रेबीज वायरस का या रेबीज डिजीज का। तो इन्वायरमेंटल जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा होस्ट में अगर एज की बात करें तो 24 ईयर वाली एज, लेस देन 24 ईयर एज जो है उसके अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि 50 साल के एक अंकल जी हैं या कोई पर्सन है उसको डॉग बाइट होगा, नहीं, उसको भी डॉग बाइट होना लाजमी है, उसको भी हो जाएगा। बट होगा क्या, एज का जो होस्ट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट की हमने बात की, रेबीज की हमने बात की, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशंस की बात की। आई होप मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश की कि कितनी चीजें हम पढ़ सकते हैं। आज की जो क्लास है वो थोड़ी स्लो जरूर ली, थोड़ी हंसते खेलते और ऐसे नॉर्मल तरीके से बताई, पर हमने कंटेंट जो है वो कोई भी कंटेंट छोड़ा नहीं है। मोस्ट ऑफ कंटेंट है उसको हमने पढ़ा है और हमने डिस्कस किया है। तो रेबीज की क्लास की अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों, अब हम एक जबरदस्त टॉपिक, जो बहुत शानदार टॉपिक है, एग्जाम में सवाल यहां से भी पूछा जाएगा, और वो टॉपिक कौन सा आपका आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आज की जो क्लास है इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद में वो हम पढ़ेंगे टिटेनस। क्या पढ़ने वाले, टिटेनस, कि टिटेनस जो है आखिरकार होता क्या है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टिटेनस। क्या पढ़ने वाले हैं, टिटेनस पढ़ने वाले हैं। और टिटेनस में देखिए ये जो इमेज आपको दिख रही है, थोड़ी सी और बड़ी इमेज कर देता हूं इसको, इस इमेज को थोड़ा और बड़ा अगर मैं कर दूं तो अब आप देखेंगे बच्चों की ये जो इमेज है ये किसकी है, टिटेनस के पॉजिटिव एजेंट की इमेज है। और क्या इमेज है, ये जो इमेज दिख रही है ये एक बैक्टीरिया है, और कौन सा बैक्टीरिया है, ये है बच्चों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की इमेज है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की। और ये जो टिटेनाई है, इस इमेज को देख के आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, इसकी साइज या शेप तो आप कम से कम बता ही सकते हैं। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है ये बच्चों ये सिलेंड्रिकल शेप बेसिलाई है। और ये जो बेसिलाई है कौन सा बच्चों, ये ग्राम पॉजिटिव, क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। और कौन सा, एरोबिक है या एनारोबिक है, ये एनारोबिक बेसिलाई है, जो क्या है कि न्यूरोटॉक्सिक है। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है ये कोज करता है आपका टिटेनस। और दो टर्म्स आपने फेमिलियर होंगे, एक टिटेनी से होंगे, एक टिटेनी होती है, एक आपकी टिटेनस होती है। टिटेनी और टिटेनस
क्या अंतर है इन दोनों में? ये जो टिटेनी जो होती है ये किसकी वजह से होती है बच्चों? ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से देखने को मिलती है। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपको ये टिटेनी देखनी पड़ती है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? हाइपोकैलीमिया की हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटेनी देखने को मिलती है। और ये जो टिटेनस है ये आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से देखने को मिलती है। एक फिजियोलॉजिकल टिटेनस जो होता है, फिजियोलॉजिकल टिटेनस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से आपको क्या देखने मिलती है? फिजियोलॉजिकल टिटेनस देखने को मिलती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पैथोलॉजिकल टिटेनस पढ़ रहे हैं, जो बैक्टीरियल कॉजेटिव एजेंट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है ये क्या है बच्चों? न्यूरोटॉक्सिक है। दो टाइप के टॉक्सिन को रिलीज करता है। और ये कौन सी टॉक्सिन है? ये एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करता है। क्लोस्ट्रीडियम सीटी लिखूंगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो 2 टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करता है। और वो कौन से होंगे? एक जो होगा बच्चों ये होगा आपका, एक जो आपको देखने को मिला बच्चों, टिटेनोलाइसिन देखने को मिलेगा। एक जो देखने को मिलेगा बच्चों वो आपको टिटेनोस्पाज्मिन आपको देखने को मिलेगा। दो टाइप के एक्सोटॉक्सिन देखने को मिलेंगे। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जो टॉक्सिन होता है वो कौन सा होता है? इसी के भाई का होता है। इसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, जो डिजीज कोज करता है, बोटुलिज्म डिजीज को कोज करता है। और उसका इंजेक्शन बनता है, बोटॉक्स इंजेक्शन बनता है। आपने देखा होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इनको आपने देखा होगा कि इनकी स्किन जो है आज भी टाइट है। स्किन की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, तो आज भी इनकी टाइट है। तो वो टाइट क्यों है? इस चीज की वजह से टाइट है क्योंकि वो बोटॉक्स इंजेक्शन लेते हैं। फेशियल मसल जो है इसका वो पैरालाइसिस कोच करवाते हैं जानबूझ के, ताकि उनके अंदर न कोई कॉन्ट्रैक्शन रहे, रिलैक्सेशन रहे, कुछ भी नहीं रहे। वो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंटली करवा के रखते हैं ताकि झुर्रियां न पड़े। तो उनकी टाइट रहती है। स्किन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो वो बोटुलिनो वो उसका बड़ा भाई होता है। दुनिया में सबसे खतरनाक जो टॉक्सिन जो होता है वो 1 नंबर पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का होता है। 2 नंबर पे जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई का होता है। और टिटेनाई का कौन सा होता है? टिटेनोस्पाज्मिन है। ये आपको देखने को मिलता है। ये इसका इंट्रोडक्शन की बात थी कि टिटेनस में आखिरकार क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। इस टिटेनस में बच्चों क्या देखने को मिलेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चों? तो ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन इसका होगा वो किसके थ्रू ट्रांसमिशन देखने को मिलता है? इसका ट्रांसमिशन आपको कंटामिनेटेड वुंड के थ्रू आपको देखने मिलता है। कंटामिनेटेड वुंड और किससे? विद स्पोर्स से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका देखने को मिलता है बच्चों कंटामिनेटेड सोइल से। कंटामिनेटेड सोइल से आपको इसका देखने को मिलता है। सोर्स क्या होता है इसका? तो सोर्स जो है उसका टिटेनस का जो सोर्स होता है वो इंजरी हो सकती है या आपका सोइल जो होता है उसका सोर्स होता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं अगर आपसे यहां से पूछूं, क्या टिटेनस जो है इसका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है? तो 100% टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका नहीं होता। क्या डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है? क्या होता है? तो बिल्कुल भी पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता। एक सवाल यहां से पूछा जाता है और वो सवाल होता है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो टिटेनस के लिए इफेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगर मैं एक स्टार मार्क बनाए लिखूंगा, सवाल पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ टिटेनस। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि टिटेनस के अंदर जो सवाल जो पूछे जाएंगे वो आपको यहां से नहीं पूछे जाएंगे। या तो छोटे सवाल अगर पूछेंगे तो आपको पूछ लिया कि ओपिस्थोटोनस पोजीशन जो है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। टिटेनस के अंदर जो पैरालाइसिस जो होता है वो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वो डिसेंडिंग देखने को मिलेगा या असेंडिंग देखने को मिलेगा, ये मिलेगा। अगर अच्छे सवाल बने तो वो कहां से बनेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ वुंड केयर ऑफ टिटेनस से बनेंगे या वैक्सीन से बनेंगे। कि अगर एक पेशेंट आया है आपके पास में, वो क्लीन वुंड के साथ में है या कंटामिनेटेड वुंड के साथ में है, तो आप उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? 10 साल बाद में आए तो क्या आप उसको टिटेनस का इंजेक्शन देंगे? टिटेनस का देंगे तो कौन सा देंगे? क्या वहां पे टिटेनस की
ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी आती है। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कि एक पेशेंट आया है और कंटामिनेटेड वुंड है, 5 साल पहले उसको एक टिटेनस का शॉट दिया गया था, अब वो आपके इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में आया, तो क्या आप उसको टिटेनस की वैक्सीन देंगे या उसकी वुंड को क्लीन करके ही छोड़ देंगे? इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम पूरा ही टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये तो हमने बात कर ली कि ये जो टिटेनोस्पाज्म जो है क्या करेगा, मसल का स्पाज्म करेगा। और स्पाज्म कैसे करेगा बच्चों, यहाँ पे जो ये न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा, और न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा तो इंपल्स जो है वो इसको ट्रांसमिशन होने देगा नहीं। उसकी वजह से क्या होगा, आपको यहाँ पे मसल में जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, स्पाज्म आपको देखने को मिलेगा। और ये जो स्पाज्म जो देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट कंप्लेन जो होगी इन टिटेनस, स्टार मार्क लगा लीजिए, फर्स्ट कंप्लेन होगी पेशेंट की, फर्स्ट कंप्लेन जो होगी वो कंप्लेन फर्स्ट की किसकी होगी बच्चों, वो होगी लोकजा की, लोकजा, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिस्मस बोलते हैं। इस डिजीज को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस डिजीज को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रिस्मस। इस डिजीज को भी हम बोलते हैं। तो पहला जो आप पेशेंट जो शिकायत करेगा वो किस चीज की करेगा कि मेरी जो है वो ट्रिस्मस उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, या लो जो है वो उसको लॉक हो जाती है। ये चीजें आपको देखने को मिलती है पेशेंट की। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद में होगा कि पेशेंट में लो जोक हो गई या जो है वो लॉक होगी। उसके बाद में इसका जो है वो डिसेंडिंग पैटर्न होता है। क्या होता है बच्चों, डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर ये जो स्पाज्म है वो डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर चलता है। यानी कि पहले जो देखिए आपने डिजीज पढ़ी होगी गुलन बार सिंड्रोम, और एक आपने पढ़ा होगा कि गुलन बार सिंड्रोम में असेंडिंग पैरालिसिस होता है, कि नीचे से स्टार्ट होता है और फिर वो सेंट्रली जाता है। और यहाँ पे जो डिसेंडिंग आपको देखने मिलेगा, और डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले आपको फेस पे आपको देखने को मिलता है, फेस पे या हेड से बच्चों नेक पे, फिर बच्चों शोल्डर पे, शोल्डर से आपके थोरेक्स में जाता है बच्चों, थोरेक्स और वर्टिब्रा जो है वो दोनों का एक साथ में आपको स्पाज्म आपको देखने मिलता है। थोरेक्स में होगा, वर्टिब्रा में आपका होता है बच्चों वर्टिब्रा, और एब्डोमेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एब्डोमेन। तो देखिए सबसे पहले अगर हेड या नेक में होता तो जाहिर सी बात है ट्रिस्मस आपको देखने मिलेगा। जो लोग मारवाड़ी जान हो गए, मारवाड़ी में बोला है तो यहाँ बोला कि जाड़ा जो है वो बुचगा टाबर का, ये बोला है कि जाड़ा बुचगा टाबर का। ये मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि जाड़ा यानी ये जो अपनी जो है उसको जाड़ा बोलते हैं, और बुचगा यानी कि वो लोग हो गए। तो जाड़ा बुचना मारवाड़ी का वर्ड है। अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के हैं तो एक बार एंजॉय कीजिए इस लैंग्वेज को। तो जाड़ा बुचगा और जो लोग हो रहे हैं, उसके बाद में जो है हमारा डिसेंडिंग पैटर्न में चलेगा, और डिसेंडिंग पैटर्न में शोल्डर में जाएगा, नेक में जाएगा। जैसे ही वर्टिब्रा में जाएगा तो क्या देखेगा, आपको ओपिस्थोटोनस पोजीशन देखने को मिलेगी। ये कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आपको देखने को मिलेगा। और वहां पे आपको क्या देखेंगे, कैसे देखने को मिलेगा, जब आप कर्वेचर देखेंगे बच्चों, तो ये जो कर्वेचर आप देख रहे हैं, ये जो कर्वेचर देख रहे हैं, स्पास्टिसिटी देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओपिस्थोटोनस, यानी धनुषाकार या अष्टावक्राकार, हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं वो अलग है। पर ओपिस्थोटोनस पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसमें स्पास्टिसिटी, सीवियर हाइपर एक्सटेंशन एंड स्पास्टिसिटी कॉज्ड बाय न्यूरोटॉक्सिन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। जब सीवियर जब होगा तभी तो डिसेंड होगा, और डिसेंड होगा तो आप में ओपिस्थोटोनस पोजीशन देखने मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, ऐसी देखने मिलेगी। तो ये इमेज बोले जाए तो बोले क्या है, तो ये ओपिस्थोटोनस है, किसके अंदर देखने को मिलेगा, सीवियर स्टेज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई या टिटेनस की सीवियर स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये टिटेनस के बारे में दिया गया था कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया है, कंटामिनेटेड वुंड है, और टिटेनस न्यूरोटॉक्सिन है। ये ऐसे कुछ एक डायग्राम आपका दिया हुआ है। तो ओपिस्थोटोनस पोजीशन यहाँ पे आएगी। उसके बाद में ओपिस्थोटोनस पोजीशन बन गई तो पेशेंट में क्या होगा, जब ये थोरेक्स की तरफ डिसेंड करेगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, सबसे मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन इसका होगा बच्चों, इसका होगा रेस्पिरेटरी फेल्योर। और ये रेस्पिरेटरी फेल्योर किसकी वजह से हो रहा था, ये इसकी वजह से हो रहा होता कि ये जब डिसेंडिंग पैटर्न में जब मूव करेगा तो आपको क्या देखने मिलेगी, लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से डेथ हो जाती है। एक चीज मैंने नहीं बताई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 to 10 डेज होता है, 6 to 10 डेज होता है। और एक बार जब हम वैक्सीन दे देते हैं ना किसी को, तो एक बार वैक्सीन देने के बाद में लगभग 10 साल तक वो अपना इफेक्ट जो है वो बना के हमें
देती है कि 10 साल तक वो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब उसके बाद में क्या होगा बच्चों, अब इसके अलावा देखो ये तो है वो मेन चीजें आपको देखने को मिलेगी कि डिसेंडिंग पैरालिसिस आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में और आपको क्या देखने को मिल सकता है, वहां जो आपको देखने को मिल सकता है कि पेशेंट जो है उसके अंदर क्या होगा बच्चों, उसके अंदर अनकंट्रोल्ड स्वेटिंग आपको देखने को मिली, एक्सेसिव स्वेटिंग आपको देखने को मिली। और किस वजह से, वो स्पास्टिसिटी की वजह से, मसल स्पास्टिसिटी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। जो पैरालाइसिस भी है वो दो टाइप का होता है, एक स्पास्टिक पैरालाइसिस होता है, एक फ्लैसिड पैरालाइसिस होता है। तो देखिए टिटेनस के अंदर जो देखने को मिलेगा आपको, वो कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपको स्पास्टिक पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्पास्टिक पैरालाइसिस यानी स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। और फ्लैसिड पैरालाइसिस जो है बच्चों, वो बोटुलिज्म के अंदर आपको फ्लैसिड पैरालाइसिस आपको देखने को मिलता है कि उसमें जो फ्लोपी हो जाती है, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्शन रहते नहीं, और यहाँ पे स्पास्टिक पैरालाइसिस आपको देखने मिलता है। तो अब क्या होगा, ये होगा हैंड और फुट जो है, हैंड एंड फुट जो है, इनका मूवमेंट अब नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, अब नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। गेट जो है वो तो डिस्टरबेंस होगा ही होगा। तो ये जो सारी चीजें ये तो सेकेंडरी है, पर हमें जो देखना है कि वो डेथ होती है किसकी वजह से, वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ओपिस्टोटोनिस पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इन सारी चीजों की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। अब हम अगर बात करें कि टिटेनस जो है वो कितनी टाइप से हो सकता है, तो टिटेनस किस टाइप से हो सकता है। एक टिटेनस हो सकता है बच्चों ट्रोमेटिक हो सकता है, ट्रोमेटिक टिटेनस हो सकता है। और ये ट्रोमेटिक टिटेनस है वो किसकी वजह से होता है, ये वुंड की वजह से हो रहा है, वुंड की वजह से हो रहा है। और ये वुंड की वजह से जो टिटेनस हो रहा है वो किसमें आपका इसको ट्रीट करना है वो इजी ट्रीट होता है, क्योंकि इसे हमें पता रहता है। अगर हमें हिस्ट्री देखिए, अगर आपके पास में पेशेंट आया है टिटेनस का, अगर आपने प्रॉपर टाइम में उसका मैनेजमेंट कर दिया, आपने अगर वैक्सीन दे दी, तो वैक्सीन जो है टीटी की जो वैक्सीन है वो देखिए टीटी अभी जो है वो NIS के अंदर, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये बन चुका है TD, यानी टिटेनस और डिप्थीरिया में बदल चुका है। हालांकि पहले टीटी होता तो ये TD हो गया। तो ये जो टिटेनस जो है इसकी जो वैक्सीन है वो लगभग 98% आपको क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो पेशेंट ऐसा नहीं है कि टीटी किसी को हो गया तो पेशेंट को मर ही जाएगा या ओपिस्टोटोनिस पोजीशन आ ही जाएगी। ये तब की कहानी है जब आप उसको रख रखाव या बचाव उसका नहीं कर पाते। हम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करेंगे इस डिजीज का, आगे थोड़ा पढ़ेंगे। टिटेनस में आ गई। अब हम क्या देख रहे थे, एक टिटेनस हो गया ट्रोमेटिक टिटेनस, दूसरा टिटेनस जो हो सकता है बच्चों ऑटोजेनिक। और ये जो टिटेनस है वो किससे, ईयर की वजह से हो सकता है। ईयर की वजह से क्या हो सकता है, टिटेनस हो सकता है, वो क्या होता है ऑटोजेनिक। एक बच्चों टिटेनस नियोनेट्रम देखा होगा, नियोनेट्रम। और ये जो नियोनेट्रम जो है वो किसकी वजह से होता है, टिटेनस नियोनेट्रम जो हो रहा है वो किसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, जब पोस्टमार्टम प्रक्रिया जब होगी उस वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, टिटेनस नियोनेट्रम आपको देखने को मिलता है। और वो किसकी वजह से, अपने हम पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, देखिए ये जो नियोनेट्रम टिटेनस है या टिटेनस नियोनेट्रम है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको 8th डे डिजीज बोलते हैं, 8th डे डिजीज बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, हमने देखा ना कि 5 क्लीन क्या होते हैं, 7 क्लीन क्या होते हैं, कि जब हम डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में क्लीन सरफेस होनी चाहिए, क्लीन टाई होनी चाहिए, क्लीन कोड होनी चाहिए, क्लीन हैंड होनी चाहिए, अपने क्लीन स्टंप होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए और क्लीन टॉवल होना चाहिए। इस तरीके के 7 क्लीन हम यूज लेते हैं। हालांकि पहले 5 भी पढ़ेंगे 5 क्लीन क्या होते हैं, तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना कि आपको ज्यादा क्लीन क्या चाहिए। आप चाहे 3 क्लीन भी बना सकते हैं, तो ज्यादा क्लीन चीज आपको क्या चाहिए, उसकी वजह से उसके हिसाब से आप 5 क्लीन बनाना है या 7 क्लीन बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नियोनेट्रम हो सकता है। उसके अलावा एक जो हो सकता है बच्चों, वो कौन सा हो सकता है, परप्यूरियल टिटेनस हो सकता है। तो इस तरीके से टिटेनस 3-4 तरीके के हो सकते हैं। वो हालांकि आपको पूछा जाएगा तो नियोनेट्रम के लिए पूछा जा सकता है कि 8th डे डिजीज किसको बोलते हैं, तो टिटेनस नियोनेट्रम को बोलते हैं। और किसकी वजह से होता है, तो वो होता है कि कंटामिनेटेड डिलीवरी अगर हम करवा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। अब ये जो चीज है टिटेनस नियोनेट्रम है, वो क्या हो चुका है बच्चों, एलिमिनेट हो चुका है इंडिया से। क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है इंडिया से। और एलिमिनेट कब हुआ, ये अगस्त 2015 के अंदर क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, इंडिया से फ्री हो चुका है। तो इंडिया में अब ये होता है नहीं, क्योंकि सब लोग बहुत ध्यान देने लग गए। ये कहानी थी यहाँ तक कि टिटेनस कितने टाइप का है ये। अब जो मेन जो चीज है ना, वो हम ये देखें कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट जो हम वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है
हमेशा हम इसी तरीके से मैनेजमेंट किया है। टीटी का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, टिटेनस टॉक्सोइड का या टिटेनस का जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, टिटेनस का मैनेजमेंट जो कर रहे हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। एक हम दे सकते हैं, एक तो हम देखो वुंड मैनेजमेंट करेंगे, वो तो करेंगे। एक हम है बच्चों वैक्सीन के थ्रू तो हम देखिए एक चीज है कि नेचुरल जो इन्फेक्शन है वो टीटी से आपको नहीं बचा सकता है, नेचुरल इन्फेक्शन होता ही नहीं है। वुंड जो बनेगा आपको मैक्सिमम 10 ईयर तक आपकी वैक्सीन जो है वो कर सकती है, हर्ड इम्यूनिटी इसकी काम में आती है नहीं। तो एक अपन वैक्सीन दे के करवा सकते हैं, ये आपका एक्टिव प्रोटेक्शन यहाँ पे होगा। और एक आप जो है यहाँ पे क्या दे सकते हैं बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन की मैं बात इतनी बताता हूँ, ये होता है आपका ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये कब आप देते हैं, पोस्ट एक्सपोजर में आप देते हैं। और कब देना है आपको, जब कंटामिनेटेड वुंड सीवियर होता है और वहां पे उसका टाइम ड्यूरेशन जब ज्यादा हो जाता है तो क्या देते हैं, आप देते हैं बच्चों 250 यूनिट, 250 यूनिट देते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो इस तरीके से आप देते हैं। अब बात करेंगे हम वैक्सीन की, तो वैक्सीन के बारे में बात करेंगे तो टीटी की जो वैक्सीन है वो हम कितनी वैक्सीन देते हैं, नॉर्मली जो देते हैं वो लगभग हम कितने देते हैं, 7 वैक्सीन देते हैं। कितने देते हैं, 7 वैक्सीन देते हैं। अब ये 7 वैक्सीन कब देते हैं, हम क्या सारी वैक्सीन देते हैं, तो किस तरीके से बात करेंगे। अगर हम टीटी के इम्यूनाइजेशन की बात करें या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से बात करें तो शुरुआत में जो हम देते हैं बच्चों को कैसे देते हैं, देखिए 3 जो देते हैं हम, देखिए एक पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं, पेंटावेलेंट देते हैं। और इस पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन होती हैं, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV इसके अंदर होता है। तो ये जो टिटेनस दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब टिटेनस इसमें दे रहे हैं। और पेंटावेलेंट की 3 वैक्सीन हम देते हैं, कब देते हैं, 6, 10 और 14 वीक के ऊपर देते हैं। तो 3 वैक्सीन हमारे पास में ये हो गई। उसके बाद में हम डिप्थीरिया की वैक्सीन देते हैं बच्चों, डीपीटी की वैक्सीन देते हैं। अगर वो हम पेंटावेलेंट नहीं दे पाए तो डीपीटी वैक्सीन देते हैं। और कब देते हैं, डीपीटी की हम जो है वो 2 बूस्टर डोज देते हैं। और ये 2 डोज कब देते हैं, एक 16 to 24 मंथ में देते हैं और एक जो देंगे बच्चों हम 5 to 6 ईयर के बीच में देंगे। तो हमारे पास में कितनी होगी, ये पहली हो गई, ये सेकंड हो गई। 3 डोज यहाँ पे हमने दे चुके हैं, 2 डोज हमने यहाँ पे दे दिया। हमने कितनी डोज दे दी, हमने 5 डोज हम दे चुके हैं। इसके बाद में हम 2 डोज और देते हैं। वो डोज कौन सी होती है, वो हम इस टाइम पे क्या देंगे बच्चों, वो हम टीडी की डोज देते हैं। टीडी में बदल चुका है। और एक कब देते हैं, एक हम 10 ईयर पे देते हैं और एक हम लगभग 16 ईयर ऑफ एज के ऊपर देते हैं। तो ये 6 और 7 वैक्सीन हमें नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में देते हैं। और अगर ये नहीं दिए, इसके अलावा भी हम देते हैं, वो देते हैं प्रेगनेंसी में। पर प्रेगनेंसी वाली चीजें हम यहाँ पे काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है सबको फुलफिल करता नहीं है। तो हम इतनी वैक्सीन जो है वो टीटी की पेशेंट को देते हैं। अब टीटी की वैक्सीन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे किस चीज की। और देखिए किस रूट से देंगे, तो आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि पेंटावेलेंट कौन सा है, टी सीरीज वैक्सीन है। और टी सीरीज वैक्सीन है हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से ही देनी होती है। और रूट किस रूट से देते हैं, डेल्टोइड मसल में ज्यादा प्रीफर करते हैं। डोज जो होता है 0.5 ml हम डोज देते हैं। ये टीटी की वैक्सीन की बात थी। इम्यूनोग्लोबुलिन की हमने बात की। अब हम बात किस चीज करेंगे, वुंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे जबरदस्त टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे कॉन्सेप्ट वाली चीज है वो यही है। और क्या है, वुंड मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे बच्चों। और उसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आपको दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा और बड़ा करने की, लीजिए, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। स्क्रीन आप शॉट आपको लेना चाहे, मैं 5 गिनूंगा, 1 2 3 4 5 आपका स्क्रीनशॉट ले चुके। अब देखिए सबसे जबरदस्त जो चीज है वो टिटेनस के मैनेजमेंट में यही है कि टिटेनस में, और सवाल जो पूछा जाएगा, अच्छे सवाल आएंगे वो इधर से आएंगे। अब देखिए क्या कंडीशन क्या बन सकते हैं, कैटेगरी क्या है। 4 टाइप के वुंड की कैटेगरी है, कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 1 2 3 4 या ABCD। और उसके अलावा हमारे पास सिचुएशन जो होंगी वो 2 सिचुएशन होंगी। एक सिचुएशन होगी कि वुंड क्लीन है, या दूसरा जो है वुंड जो है वो अनक्लीन है। इस टाइप की सिचुएशन अपने पास में होगी। पहला देखते हैं इस कैटेगरी के अंदर क्या है। पहला इस कैटेगरी के अंदर है कि अगर कैटेगरी में देखिए, ए कैटेगरी में क्या है कि फुल इम्यूनाइजेशन विद इन 5 ईयर, कि पिछली 5 साल के अंदर फुल इम्यूनाइजेशन हुआ है। जितने भी NIS ने रिकमेंड किए हैं या जो रूटीन जो वैक्सीनेशन होता है वो फुल इम्यूनाइजेशन हुआ है और 5 साल के अंदर हुआ है। ऐसा बंदा है, उसको इंजरी हुई है। अब देखिए अगर उसको इंजरी हुई है 5 साल के अंदर उसका फुल इम्यूनाइजेशन है, अब उसको इंजरी हुई है, अगर उसका वुंड क्लीन है,
देखिए अगर क्लीन वुंड है तो हमें क्या करना है, ओनली वुंड केयर करनी है। हमें क्या करना है, ओनली वुंड केयर करनी है। और वुंड केयर में क्या करते हैं, वुंड को अच्छे से वॉश करना है नॉर्मल सेलाइन से और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना है। इसके अलावा हमें ज्यादा उसके अंदर टिटेनस वुंड के अंदर करना नहीं होता। तो हमें क्या करना है, अगर 5 साल के अंदर इम्यूनाइज्ड है, फुल इम्यूनाइज्ड है, वुंड क्लीन है, तो सिर्फ ये करना है। अगर वुंड क्लीन नहीं है उस भाई का, तो अनक्लीन वुंड के अंदर हमें क्या करना है, उसमें भी हमें सिर्फ वुंड का क्या करना है, ओनली वुंड केयर ही करनी है। तो अगर 5 साल के अंदर अंदर फुल इम्यूनाइजेशन हुआ है, तो किसी भी कंडीशन में कुछ भी दे, आपको वैक्सीन रिपीट नहीं करनी है, सिर्फ वुंड केयर करनी है। अब देखिए ये कैटेगरी ए की बात थी। तो अगर आपको बोले कैटेगरी ए में क्या होता है, तो ये चीज कैटेगरी ए में, ये आपकी रट जानी चाहिए चीजें। बी की बात करते हैं। और देखिए मेन चीज है ना कि यार सारी चीजें हम जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं, अपनी डेली लाइफ के लिए तो पढ़ सकते हैं, बेसिक लाइफ में भी हमें पता होना चाहिए। ये छोटी मोटी इंजरी है, टिटेनस की वैक्सीन जो है वो लेते ही रहते हैं लोग, तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हम बता सके कि तूने लास्ट बार जो इम्यूनाइजेशन लिया वो कब लिया, उसको यार मैंने 3 साल पहले लिया था और पूरी वैक्सीन ली तब क्या करूं। तो आपको पता होना चाहिए। बोलो भाई कोई जरूरत नहीं है आपको वैक्सीन लेने की। पता चल रहा है कोई बंदा 50 किलोमीटर जाके दूर टिटेनस की वैक्सीन लेने गया और वहां जाके डॉक्टर बोले कि आपको जरूरत नहीं है, तो आप भी तो बता सकते हैं ना वो चीज। तो आपको नॉलेज भी होना जरूरी है। एग्जाम की दृष्टिकोण से तो 100% टॉपिक अच्छा है, ये आपकी डेली लाइफ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कैटेगरी बी पे चलते हैं। कैटेगरी बी में क्या बोला कि फुल इम्यूनाइजेशन हुआ है बट 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। 5 साल पहले फुल इम्यूनाइजेशन लिया था, 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया और 10 साल से कम टाइम है। 5 साल से ज्यादा हो गए और 10 साल से कम, 5 से 10 साल के बीच में है। वुंड में देखिए क्लीन वुंड है, क्लीन वुंड है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, क्लीन वुंड में भी वुंड केयर तो करेंगे प्लस टीटी सिंगल डोज, एक डोज सिंगल देना है, सिंगल डोज टीटी का देना है। किसमें, क्लीन वुंड में भी देना है जब 5 साल से ज्यादा इम्यूनाइजेशन हो गए या 10 साल से कम हुए हैं उस कंडीशन में। और अनक्लीन वुंड है तो क्या करना है, वुंड केयर करना है और प्लस टीटी की सिंगल डोज ही देनी है। यानी कि उसने कभी तो लिया था, कभी न कभी उसने लिया था और उसको लिए हुए 5 से 10 साल हो चुके हैं, उसमें आपको वुंड केयर करनी है और सिंगल डोज देना है टीटी का। बस 2 ही काम करने हैं और दोनों कैटेगरी में से क्लीन वुंड हो या अनक्लीन वुंड हो, दोनों के अंदर सेम काम करना है आपको। कैटेगरी डी की बात करते हैं और डी कैटेगरी में क्या, फुल इम्यूनाइजेशन हो चुका उसका और 10 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कि टिटेनस जो है वैक्सीन है वो मैक्सिमम अप टू 10 ईयर तक ही आपको प्रोटेक्शन देती है। 10 साल तक उसका जो है वो प्रोटेक्टिव टाइम होता है, 10 साल तक आपको प्रोटेक्शन देना होता है, उसके बाद में आपको सब कुछ चेंज करना होता है। अब देखिए सी में फुल इम्यूनाइजेशन हुआ 10 साल से ज्यादा है, तो अब क्या करना है, इम्यूनाइजेशन फुल इम्यूनाइजेशन पहले हुआ 10 साल किया तो वुंड केयर करनी है क्लीन वुंड में प्लस टीटी की सिंगल डोज देनी है। अगर वुंड क्लीन है, एकदम साफ सुथरा वुंड दिख रहा है आपको, जैसे कोई क्लीन इंजरी हुई है उस टाइप में, आपको वुंड केयर प्लस टीटी की सिंगल डोज देनी है। अब देखिए कहानी का आएगी, अनक्लीन वुंड में आएगी और अनक्लीन वुंड में देखिए, अनक्लीन वुंड जब होगा तो देखिए वुंड केयर करनी है प्लस टीटी की सिंगल डोज देनी है प्लस ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। तो इसके अंदर जितना भी सामान है ना अपने पास में सब कुछ देना है। हमें वुंड केयर भी करनी है, हमें टिटेनस का एक सिंगल इंजेक्शन भी देना है और प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन हमें देनी है। तो इसमें क्या करते हैं, वुंड केयर प्लस टीटी का एक सिंगल डोज और प्लस ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। ये कैटेगरी सी की बात है। तो कैटेगरी सी में एक कंडीशन है, अनक्लीन वुंड की कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस बंदे को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे, टिटेनस का इंजेक्शन भी देंगे और वुंड केयर भी देंगे। ऑप्शन डी, सवाल हल करवाते कराते ऑप्शन का ही नाम याद आ रहा है। हम लेते हैं कैटेगरी डी को बच्चों, और कैटेगरी डी में देखिए अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि उस बंदे को कभी टिटेनस हुआ है या टिटेनस नहीं हुआ है, उसकी कोई भी हिस्ट्री को हमें नहीं पता, कोई वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, नॉट नोन, कुछ नहीं पता, अननोन है, नेवर टेकन इम्यूनाइजेशन, हमें नहीं पता है, उसको नहीं पता है या कभी भी उसने इम्यूनाइजेशन लिया ही नहीं, और अब आ गया इंजरी के साथ में और वुंड जो है वो क्लीन है, तो हम क्या करेंगे, वुंड केयर करेंगे प्लस टीटी का कंप्लीट डोज देंगे उसको, कंप्लीट रेजिमेन है वो टीटी का उसको देना है उस कंडीशन में। और अनक्लीन वुंड की कंडीशन में टीटी का वुंड केयर करना है, टीटी का कंप्लीट कोर्स देना है प्लस टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन को भी देना है। तो टीटी का जो वुंड है हमें किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से केयर करनी है उसकी, इस तरीके से हमें उसकी केयर करनी है। तो वुंड का जो मैनेजमेंट है टिटेनस के अंदर वो किस तरीके से करना है आपको तो इस तरीके से आपको केयर इसकी करनी है।
तो मैनेजमेंट की बात आ गई। अब एक चीज और है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। टिटेनस के लिए मेडिकल मैनेजमेंट जब आप लेंगे, टिटेनस के लिए मेडिकल मैनेजमेंट अगर आप लेंगे तो आपको एंटीबायोटिक देनी होती है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो आपको देनी ही है। और एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीबायोटिक कौन सी होगी बच्चों? आपको बेंजाथीन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन आपको एज ए ड्रग ऑफ चॉइस देनी है। और अगर बेंजाथीन पेनिसिलिन नहीं है ऑप्शन में तो सेकंड आप कौन सी दे सकते हैं? इरिथ्रोमाइसिन आपको देनी, क्या? इरिथ्रोमाइसिन आपको देनी है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो ये होने वाले। और रिजर्वायर जो मैंने नहीं बताया, इसका रिजर्वायर जो होगा इसका टिटेनस का, वो कौन सा होगा? सोइल होगा, वो सबको पता है, सोइल जो रिजर्वायर है। तो हमने जो बात की इस क्लास में, हमने बात की थी कि हमने यहाँ पे टिटेनस हमने पढ़ा है। टिटेनस के बारे में हमने क्या देखा कि टिटेनस को इस तरीके से हमें ट्रीट करना है। टिटेनस के अंदर हमें कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इस क्लास में अगर मैं एक बार रिवाइज करूं आपको, सवाल कहां से बन सकते हैं। हमने पूरी क्लास में देखिए रेबीज पढ़ा, रेबीज और टिटेनस पढ़ा, और दोनों के अंदर ही देखिए रेबीज और टिटेनस हमने पढ़ा, और दोनों के अंदर ही क्या है, अगर आपको रिवाइज करना तो क्लास को आप वापस से दे सकते हैं। मैं इतनी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको रेबीज और टिटेनस में से आप चाहते हैं कि सवाल गलत नहीं हो तो आपको दो कंडीशन एंश्योर करनी है। पहली कंडीशन है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, पहला फर्स्ट साइन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये चीजें थोड़ी कम पूछी जाती हैं। इनसे अगर सवाल पूछा गया ना तो वैक्सीनेशन से पूछा जाएगा कि प्रोटेक्शन कैसे करेंगे या वुंड केयर कैसे करेंगे। रेबीज और टिटेनस के अंदर मोस्टली जो अच्छे सवाल जो बनते हैं, हो सकता है कि बोर्ड पे डिपेंड करे, आपको इजी सवाल भी पूछ ले कि बता दीजिए पॉजिटिव एजेंट क्या है। और अगर हम अच्छे या हाई यील्ड टॉपिक अगर मान के चलेंगे तो हमें ये लगता है कि अच्छे सवाल जो बनते हैं वो कहां से बनते हैं? मैनेजमेंट या वुंड केयर ऑफ रेबीज पेशेंट और टिटेनस पेशेंट। नमस्कार, ये जो क्लास जो देख रहे हैं आप वो टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, और ये जो क्लासें हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सीएचओ स्पेशल क्लासें चल रही हैं। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें कि कैसी लग रही है क्लासें, कहाँ हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट, आपके पास कुछ नई चीज हो तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। आप भी सीखेंगे और हमें भी सीखने का मौका जरूर मिलेगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का है, कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सारे जो सवाल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अपने ही सारी क्लासों से देखने को मिलेंगे, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, भरोसा रखिए इस चीज का। हम बहुत एडवांस बैठे हैं, सीएचओ के एग्जाम में इतना पूछा ही नहीं जाता। हम चाहते हैं कि अगर आप टाइम अपना दे रहे हैं तो कुछ नॉलेज जरूर मिले। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सीधा सीधा आया आपको एक पीडीएफ लाए और पढ़ के सुना दी कि बस ये है 4 लाइन बता दी, इंक्यूबेशन क्या है, ये है वो है, वो सारी चीजें नहीं। अगर आप टाइम दे रहे हैं थोड़ा तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतरीन करें। तो यही कहानी थी, मिलते हैं और नई क्लास के साथ में। टाइम जाया अपना ना होने दें, वेस्ट मत कीजिए कहीं पे भी, अच्छी जगह टाइम लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, पढ़ाई से, किताबों से, अपने टारगेट से मोहब्बत कीजिए और लक्ष्य जो है आपका अटल रखिए, जीत आपकी होना तय है। मिलते हैं और नई क्लास के साथ में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।